देखो रेखिक का मतलब तो क्या है, देखो इसके अंदर जितने भी चर काम में लेंगे वो सबकी घात क्या होगी, एक होगी। देखो जितने भी इसके अंदर अपन चर काम में लेते हैं सबकी घात एक होती है। देखो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लानिंग होता है। देखो कोई भी आदमी अगर मान लो कोई काम कर रहा है या कोई भी बिजनेस कर रहा है तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसकी प्लानिंग करता है। देखो तो यहाँ पर बात करें रेखिक प्रोग्रामर समस्या। रेखिक प्रोग्रामर समस्या का मतलब जितने भी चर इसके अंदर अपन काम में लेंगे वो सारे क्या होंगे, लीनियर होंगे, रेखिक होंगे। देखो तो इसलिए अपन इसको कह रहे हैं देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कह रहे हैं। देखो रेखिक प्रोग्रामर समस्या कह रहे हैं। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसके 3 भाग होते हैं। देखो एक तो होता है उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो उसके बाद में इसमें अपन लिखते हैं देखो प्रतिबंध लिखते हैं। देखो उसके बाद में होता है ऋणेतर प्रतिबंध होता है। देखो यानी एलपीपी है, उसके मुख्य 3 भाग होते हैं। देखो कोई भी आदमी अगर मान लो कोई काम कर रहा है तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसका उद्देश्य डिसाइड करता है। देखो कोई भी बिजनेस कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो सबसे पहले क्या होता है, उद्देश्य होता है। देखो उसके बाद में प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब उसके बाद निश्चित कंडीशन होती है, निश्चित संसाधन होते हैं, वो सारे यहाँ पे आएंगे। देखो ऋणेतर प्रतिबंध का मतलब है इसके अंदर अपन जितने भी चर काम में लेंगे सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। देखो कोई भी चर इसके अंदर नेगेटिव नहीं होगा। देखो ऋणेतर प्रतिबंध का मतलब है यहाँ पे जैसे मान लो अपन ये मानेंगे, जैसे मान लो कोई कारपेंटर है वो एक्स कुर्सी बना रहा है, वाई मेज बना रहा है, तो एक्स और वाई अपन यहाँ पे ये चर काम में लेंगे। देखो अब एक्स और वाई का मान अगर मान लो वो कुर्सी नहीं बना रहा है तब तो इसका मान 0 हो जाएगा, अगर कुर्सी बना रहा है तब इसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो तो जो प्रतिबंध होंगे उनमें जो चर काम में आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। देखो एक्स वाई का मान है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। देखो तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं देखो कोई भी एलपीपी होती है उसका उद्देश्य फलन लिखते हैं। देखो उद्देश्य फलन है, उसके अंदर क्या होगा, चरों का एक घातीय संबंध होगा। देखो चरों का एक घातीय संबंध होगा, जेड की फॉर्म में इसको अपन लिखते हैं। देखो इस तरीके से लिखेंगे, जैसे मान लो 2x + 3y लिख दिया। देखो ये लिख रहे हैं। देखो अब इस z का अपने को अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना होगा। देखो अगर मान लो लागत फलन है, जैसे अपन कोई चीज मान लो खरीद रहे हैं तो अपन चाहेंगे कि अपने कम से कम पैसे लगे। देखो तब तो अपन क्या करेंगे, इसका मिनिमम मान निकालेंगे। देखो जो नए स्टूडेंट है उनको दोबारा लिखवा देंगे, ये लिखवा दिया है पहले, वैसे एक बार मैं आगे से बता दूंगा। फिर अगर कोई चीज अगर अपन मान लो जैसे बेच रहे हैं तब अपन चाहेंगे कि अधिक से अधिक लाभ हो, तब अपन चाहेंगे कि जेड का मैक्सिमम मान अपने को मिले। देखो तब अपन इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। देखो यानी जेड का इष्टतम मान अपने को निकालना है, जेड का ऑप्टिमल मान अपने को निकालना है। देखो कोई चीज अगर अपन बेच रहे हैं तो अपन चाहेंगे कि भाई अधिक से अधिक फायदा हो। देखो तब तो अपन क्या करेंगे, जेड का मैक्सिमम मान निकालेंगे। देखो अगर कोई चीज अपन खरीद रहे हैं तब अपन चाहेंगे कि कम से कम पैसे लगे। देखो तब अपन इसका मिनिमम मान निकालेंगे। देखो यहाँ पे आएंगे प्रतिबंध आएंगे। देखो प्रतिबंध का मतलब निश्चित संसाधन है, यहाँ पे इस टाइप से प्रतिबंध आएंगे। देखो ये जो प्रतिबंध होते हैं वो असमीकाओं के रूप में होते हैं। देखो जैसे x + 2y आ गया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 लिख दिया। देखो यहाँ पर लिख रहे हैं 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिख रहे हैं। देखो तो जो प्रतिबंध आएंगे वो इस टाइप से आएंगे। देखो ऋणेतर प्रतिबंध का मतलब वो अभी बात कर ही रहे थे, यानी जो चर आएंगे वो हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। देखो x y का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखो कोई भी चर है उसका मान नेगेटिव नहीं होगा। देखो तो एलपीपी है, उसके मुख्य 3 भाग होते हैं। देखो उद्देश्य फलन होता है, प्रतिबंध होता है, ऋणेतर प्रतिबंध होता है। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे इसके हल की बात कर रहे थे। देखो इसके जो हल है उनकी अपन ने 2 प्रकार की बात की थी। देखो एक तो होता है सुसंगत हल, फिजिबल सॉल्यूशन। देखो फिजिबल सॉल्यूशन, सुसंगत हल का मतलब क्या होता है, देखो चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। देखो एक्स और वाई का ऐसा मान लेंगे जो इन सभी को संतुष्ट करेगा। देखो एक्स और वाई का ऐसा मान जो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है उसको अपन कहते हैं सुसंगत हल कहते हैं। देखो मान लो कोई भी अपने को चेक करना है कि इसका सुसंगत हल चेक करना है। मान लो एक्स बराबर ले लिया मैंने 3 ले लिया, वाई बराबर मैंने 4 ले लिया। देखो अभी एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4 अपन यहाँ पे रख के देखेंगे। देखो अगर प्रत्येक असमीका को संतुष्ट कर रहा है तब इसको अपन कहेंगे सुसंगत हल कहेंगे। देखो एक्स बराबर 3 वाई बराबर 4 रखें तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 11 5 से छोटा नहीं होता है, इसका मतलब ये सुसंगत हल नहीं है। देखो सुसंगत हल का मतलब है चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। देखो एक्स बराबर ले लिया अपने, जैसे मान लो ये ले लिया, एक्स बराबर 1 ले लिया, वाई बराबर अपने 2 ले लिया। देखो एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2 यहाँ पे रख के देखेंगे। देखो एक्स बराबर 1 और वाई बराबर अगर अपन 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका मान 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्स बराबर 1 रखेंगे, वाई बराबर 2 रखेंगे तो 4 बड़ा होता है 6 से, सही बात नहीं है। देखो इसका मतलब ये भी सुसंगत हल नहीं है। देखो तो सुसंगत हल का मतलब ऐसा हल जो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। देखो ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करना चाहिए। देखो ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करना चाहिए। अगर एक्स बराबर अपन ले रहे हैं, जैसे मान लो -1 ले रहे हैं, वाई बराबर अगर अपन 2 ले रहे हैं तो इसको भी अपन सुसंगत हल नहीं मानेंगे। देखो क्योंकि ये ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं कर रहा। देखो फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई का ऐसा मान जो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो बार बार इसमें नाम आएगा सुसंगत हल। सुसंगत हल का मतलब है सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करना चाहिए। देखो प्रतिबंधों को भी संतुष्ट करना चाहिए और ऋणेतर प्रतिबंधों को भी संतुष्ट करना चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे सुसंगत हल कहेंगे। देखो
फिर अपन सुसंगत तल देख लेंगे। फिर एक होता है देखो इष्टतम, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखो इष्टतम, इष्टतम का मतलब क्या है, जैसे जो भी सुसंगत तल आ रहा है उनमें से अपन देखेंगे अगर अपने को जेड का अधिकतम मान ज्ञात करना है तो जो सुसंगत तल आ रहे हैं उनमें से जेड का अधिकतम मान किस बिंदु पे प्राप्त हो रहा है, जिस बिंदु पे जेड का अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका इष्टतम कहलाएगा। मान लो अपने सपोज ये मान लिया कि ये 3 बिंदु ऐसे हैं जो इसको संतुष्ट कर रहे हैं। देखो मान लो एक बिंदु अपने ले लिया, 1 2 ले लिया, एक बिंदु मान लो 2 4 ले लिया, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। एक अपने ले लिया, 3 2 ले लिया। देखो अब ये तीनों बिंदु इन सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहे हैं। देखो ये तीनों बिंदु इन सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहे हैं। देखो तो ये सारे क्या हो गए, देखो सुसंगत तल हो गए। आप उस साइड में बैठ जाओ बेटा, दिखेगा नहीं शायद आपको, इधर बैठ जाना, जगह पड़ी है पीछे ही पड़ी है, वहां जगह, वहां जाओ खड़े हो। देखो तो वहां बैठो, उधर दिखेगा नहीं, मैं भी परेशान होऊंगा बार बार। वहां बैठ जाओ उधर पीछे, और पीछे जगह पड़ी है, जा पीछे जा, जगह जगह पड़ी, खाली पड़ी क्लास। तो इधर दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा तो उधर बैठ जाओ, जगह पड़ी आराम से। तो अपन बात कर रहे हैं देखो सुसंगत तल की। सुसंगत तल का मतलब देखो ये सारे हल क्या कहलाएंगे, सुसंगत तल कहलाएंगे। देखो यानी ये 3 हल अपन ने मान लिए जो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहे हैं। देखो अब इनके अंदर इनमें से देखो जेड का अधिकतम मान जिसके लिए आएगा वो क्या हो जाएगा, इष्टतम हो जाएगा। देखो सुसंगत तल, देखो ये सुसंगत तल है, इन सभी के लिए अपन जेड का मान निकालेंगे। मान लो अपने को जेड का मैक्सिमम मान निकालना है। देखो तो इस बिंदु पे 1 2 पे निकाल के देखेंगे, 1 2 पे जेड का मान कितना आ जाएगा। एक्स की जगह अगर 1 रखेंगे, वाई की जगह अगर 2 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, देखो 8। एक्स बराबर अगर अपन 2 रखेंगे, वाई बराबर 4 रखेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है। एक्स की जगह अगर अपन 2 रख रहे हैं, वाई की जगह अगर अपन 4 रख रहे हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो 16 आएगा। देखो ये मान रखेंगे, देखो एक्स की जगह अगर अपन 3 रखेंगे, वाई की जगह अगर अपन 2 रखेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है, 12। देखो अब अपने को जेड का अधिकतम मान चाहिए तो इष्टतम हल कौन सा हो गया, ये हो गया। देखो ये इष्टतम हल हो गया। देखो तो 2 प्रकार के हल की अपन ने बात की थी, एक तो सुसंगत हल, एक इष्टतम हल। सुसंगत हल का मतलब तो है ऐसा चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता। देखो चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा उसको अपन कहते हैं सुसंगत हल कहते हैं। देखो अब सुसंगत हल में से इष्टतम हल छांटेंगे। देखो अपन सुसंगत हल में से इष्टतम हल छांटेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है तब तो अपन वो मान देखेंगे जिसपे जेड का मान अधिकतम मान आता है। देखो अगर मिनिमम है तब अपन जेड का वो मान लेंगे जिसके लिए इसका मान क्या आता है, मिनिमम आता है। अगर अपने को इसका इष्टतम हल निकालना है, देखो अगर ये दिया हुआ होता तब इष्टतम हल कौन सा हो जाता है, देखो ये हो जाता है, तब इष्टतम हल इसको अपन कहते हैं। देखो तो समस्या के अनुरूप अपन ये देख लेंगे कि जेड का अधिकतम मान या न्यूनतम मान कहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अगर अधिकतम अपने को ज्ञात करना है तब तो ये इष्टतम हल है, अगर जेड का मिनिमम मान निकालना है तब ये इष्टतम हल हो जाएगा। देखो ये अपन देख रहे थे। देखो फिर एलपीपी को हल करने की 2 विधियां अपन पढ़ रहे थे। देखो वैसे 3 विधि होती है, मुख्यतः अपन 2 विधि काम में लेते हैं। देखो एक ग्राफी विधि होती है, एक सिंप्लेक्स विधि होती है। ग्राफी विधि अपन पढ़ रहे थे। देखो यहां से लिख लेना भैया आप लोग सारे अभी, ग्राफी विधि, ग्राफिकल मेथड। देखो एलपीपी को हल करने की ग्राफी विधि अपन पढ़ रहे थे। ग्राफी विधि यानी ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे। देखो कुछ क्वेश्चन अपन ने करके देख लेते। देखो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं, क्वेश्चन लिख लेना। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो मिनिमम जेड, एक बार शुरू से मैं बता देता हूं। देखो अपन पढ़ रहे थे, देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ रहे थे और उसके अंदर अपन बात कर रहे थे एलपीपी के हल की बात कर रहे थे। देखो तो एलपीपी के हल की 2 विधियां अपन पढ़ रहे थे, एक तो ग्राफी विधि होती है, एक होती है सिंप्लेक्स विधि होती है। देखो मुख्यतः अपन 2 विधि काम में लेते हैं। देखो उनके अंदर अपन बात कर रहे थे ग्राफी विधि की बात कर रहे थे। देखो ग्राफिकल मेथड अपन पढ़ रहे थे। ग्राफिकल मेथड अपन पढ़ रहे थे। देखो ग्राफी विधि कुछ क्वेश्चन अपन ने करके देख लिए थे। देखो 1 2 क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन दे रखा है, देखो मिनिमम जेड बराबर दे रखा है, देखो 3x + 9y, x + 3y का मान दे रखा है लेस देन इक्वल टू दे रखा है 60 दे रखा है। देखो x + y का मान दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दे रखा है। देखो x लेस देन इक्वल टू y दे रखा है। देखो
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। देखो ये अपने को एक एलपीपी दी हुई है, इसको अपने को ग्राफ ही विधि से हल करना। देखो लिख लेंगे, क्वेश्चन लिख लो पहले एक बार। जेड का अपने को मिनिमम मान लिखना है। देखो ये तो क्या कहलाता है, उद्देश्य फलन कहलाता है। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ये होंगे ऋणेतर प्रतिबंध, ये देखो इनको अपन कहेंगे प्रतिबंध कहेंगे। देखो ये होते हैं ऋणेतर प्रतिबंध, होते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होते हैं। देखो अब ग्राफ ये विधि से हल करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जो प्रतिबंध है उनको समीकरणों के रूप में लिखते हैं। देखो जो प्रतिबंध है उनको सबसे पहले अपन समीकरणों के रूप में लिखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को अपन ग्राफ ही विधि से हल कर रहे हैं। अपन ये बात जानते हैं, देखो ग्राफ ही विधि से कब हल कर सकते हैं, यदि एलपीपी के अंदर केवल दो चर हो। देखो यदि एलपीपी के अंदर केवल दो चर है तो उस एलपीपी को अपन ग्राफ ही विधि से हल कर सकते हैं। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं दो ही चर है, इसलिए ग्राफ ही विधि से इसको हल किया जा सकता है। देखो अब ग्राफ ही विधि से हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखेंगे। देखो जो असमीकाएं है, पहली असमीका है उनको अपन देख रहे हैं। देखो पहली असमीका उसको समीकरण के रूप में मैं लिख रहा हूं। देखो x प्लस 3y बराबर कितना है 60। अब इसके ऊपर दो बिंदु निकाल लो। देखो इसका ग्राफ अपने को बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए अपन दो बिंदु इसके ऊपर निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले असमीकाओं को अपन लिख रहे हैं, समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। देखो x बराबर अगर अपन 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर अगर अपन 0 करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखो y बराबर अगर अपन 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। देखो याद है, असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखेंगे, फिर अपन दो दो बिंदु उनके ऊपर निकाल रहे हैं। देखो ये बात क्लियर है क्या। देखो यहां देखो दूसरी असमीका अपने को ये दे रखी है, x प्लस वाई बराबर अपने को 10 दे रखा है। देखो ये दे रखा है। देखो x बराबर अगर अपन 0 करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो 10। y बराबर अगर अपन 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिख के उसके ऊपर बिंदु निकाल रहे। देखो तीसरी असमीका अपने को दे रखी है, देखो x लेस देन इक्वल टू y दे रखी है, इसको अपन लिख सकते हैं x बराबर y लिख सकते हैं। देखो x बराबर y लिख देंगे। देखो अब इसके ऊपर अगर अपन बिंदु देखेंगे तो देखो x बराबर अगर 0 करेंगे तो y बराबर भी 0 आ जाएगा, x बराबर 1 करेंगे y बराबर 1 आएगा। देखो x बराबर 2 करेंगे y बराबर 2 आएगा। देखो ये आएगा। देखो सबसे पहले अपने को एलपीपी दी हुई है, दो चर हैं, इसलिए इसको ग्राफ ही विधि से अपन हल कर सकते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखना है। असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिख के उसके ऊपर दो दो बिंदु अपन देख लेंगे। देखो अब बिल्कुल अपन आसानी से इनका ग्राफ बना सकते हैं। देखो इनका ग्राफ बना रहे। देखो इधर मैंने x मान लिया, देखो इधर मैंने y मान लिया। ये तो x माना है, देखो इधर y माना है। ये बात ठीक है कि देखो यहां तक। अब यहां सुनेंगे, देखो थोड़ा सा अपन ये देख लेंगे, देखो x का अधिकतम मान कितना है, x का अधिकतम मान कितना है, देखो 60 है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अपन ये मानेंगे। देखो 60 को अपन को दिखाना है, देखो x एक्सिस पे 60 को दिखाना है, तो यहां मान लेंगे 20 मान लेंगे। देखो यहाँ 40 मान लेंगे, यहाँ अपन मान लेते हैं 60 मान लेते हैं। देखो ये मान ले। देखो ऐसे अपने को इसको दिखाना है, देखो इधर भी अपन यही मान लेते हैं, यहाँ अपन ने 20 मान लिया, यहाँ अपन ने 40 मान लिया, यहाँ अपन ने 60 मान लिया। देखो ये मान लिया। देखो थोड़ा सा अपन ये देख लेंगे, देखो x का अधिकतम मान कितना है या किस अकॉर्डिंग अपने को मानना चाहिए। देखो अपन देख रहे हैं 60 है, 10 है, इसलिए अपन ने 20 40 60 इस तरीके से मान लिया। देखो ऐसे y का मान अगर अपन देखें तो y का मान देखो 20 10 है, तो इधर भी अपन ने 20 40 60 मान लिया। देखो 20 40 60 माना। देखो ये देखो अब यहां इसका ग्राफ बना रहे हैं, सारे इधर सुनेंगे। देखो सबसे पहली बात तो देखो अपने को बिंदु क्या दे रखा है, पहली जो रेखा दे रखी है उसका ग्राफ बना रहे। देखो x बराबर 0 है, y बराबर 20 है, कहां पर आएगा x बराबर 0 y बराबर 20, कौन सा बिंदु हो जाएगा, देखो x बराबर 0 y बराबर 20 ये बिंदु होगा। देखो ये बिंदु हो जाएगा। देखो फिर दे रखा है, देखो x बराबर 0 है, y बराबर 20 ये बिंदु आ जाएगा। देखो ऐसे ही दे रखा है, देखो 60 0 का मतलब x बराबर 60 हो गया, y बराबर 0 हो गया। देखो ये बिंदु आ जाएगा। देखो तो ये जो रेखा है इसका ग्राफ अपन इस तरीके से बना सकते हैं। देखो इसका ग्राफ अपन इस तरीके से बना सकते हैं। देखो पहली जो असमीका है उसका ग्राफ मैंने बना दिया। देखो पहली असमीका है उसका ग्राफ मैंने बनाया। देखो ये बात याद है, ठीक है कि देखो पहली असमीका है उसका ग्राफ मैंने बना दिया। देखो ऐसे अगर दूसरी असमीका देखें तो देखो x बराबर 0 है, y बराबर 10 है, x बराबर 0 y बराबर 10 अपन यहां मान लेते हैं। देखो ये मान लेते हैं, ये बिंदु हो गया 0 10 हो गया। देखो 0 10 x बराबर 0 y बराबर 10। देखो ऐसे यहां अगर अपन देखें तो x बराबर 10 है, y बराबर 0 है, ये यहां मान लेते हैं। देखो तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाए तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखो ये ग्राफ बनेगा। देखो ये दूसरी असमीका का ग्राफ हो गया। देखो x बराबर 0 y बराबर 10 था, देखो ऐसे ही x बराबर 10 y बराबर 0 था। देखो ये था। देखो
यहां तक ये बात ठीक है। फिर तीसरी है समीका को अपन देख रहे हैं, देखो तीसरी है समीका पर बिंदु क्या आ रहे हैं, देखो 0 0 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, तो x बराबर y का वैसे भी अपन जानते हैं। देखो भाई ऐसे अगर अपन निकालेंगे, देखो x बराबर 10 रखेंगे तो y बराबर 10 आएगा। देखो x बराबर 10 y बराबर 10 यानी ये बिंदु आएगा। देखो ये बिंदु आएगा। देखो x बराबर अगर अपन यहाँ पे 20 रखें तो y बराबर भी कितना आएगा, 20 आएगा। देखो ये बिंदु आएगा। देखो यानी x बराबर y का अगर ग्राफ देखें तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखो x बराबर y का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखो x बराबर y का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखो ये बनेगा। देखो ये अपन तीसरी है समीका का ग्राफ बना रहे हैं। देखो यहां तक ये बात सही है कि देखो सबसे पहले तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिख लिया, फिर उसके ऊपर 2 2 बिंदु निकाल लिए अपन ने। देखो सबके ऊपर अपन ने 2 2 बिंदु निकाले। देखो फिर इनका ग्राफ बनाया। देखो अब अपने को ये देखना है, देखो इस रेखा के अपने को किस तरफ वाला क्षेत्र लेना है। देखो सारे इधर सुनेंगे। देखो इस रेखा के किस तरफ वाला क्षेत्र लेना है, तो उसका बिल्कुल आसान तरीका है। देखो कोई भी एक बिंदु रख के देख लेंगे जिसका अपने को पता हो। अब अपन जैसे यहाँ पे मूल बिंदु रख के देख लेंगे, इसमें 0 0 रख के देख लेंगे, अपने को ये पता है कि 0 0 यहाँ पे होता है। देखो तो x बराबर अगर 0 करेंगे, y बराबर 0 करेंगे तो 0 छोटा होता है 60 से, सही बात है। तो इसका मतलब इस रेखा के उस तरफ वाला क्षेत्र लेंगे जहाँ पे 0 0 स्थित है। यानी कोई भी बिंदु रख के देख लो, अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी बिंदु रख के देख सकते। देखो अगर उस बिंदु को संतुष्ट कर रहा है तब तो इस रेखा के उस तरफ वाला क्षेत्र लेंगे जिधर वो बिंदु स्थित है। अगर संतुष्ट नहीं कर रहा है तो उसके विपरीत वाला क्षेत्र लेंगे। देखो अब x बराबर अगर अपन 0 करेंगे, y बराबर 0 करेंगे तो 0 छोटा होता है 60 से, ठीक बात है। तो इसका मतलब इस लाइन के उस तरफ वाला क्षेत्र लेंगे जिधर 0 0 स्थित है। देखो अब 0 0 इधर स्थित है तो इसका मतलब इस लाइन के नीचे का क्षेत्र लेंगे। देखो इस रेखा के नीचे वाला क्षेत्र अपन लेंगे। देखो ये क्षेत्र लेंगे। देखो यानी इसके नीचे का क्षेत्र लेंगे। देखो ऐसे यहाँ पे देखो 0 0 रख के देख लो, x बराबर 0 करेंगे, y बराबर 0 करेंगे तो 0 बड़ा होता है 10 से, सही बात नहीं है। तो इसका मतलब इसके विपरीत वाला क्षेत्र लेंगे। देखो भाई 0 0 को देखो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है और 0 0 को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसके विपरीत वाला क्षेत्र लेंगे, वो क्षेत्र लेंगे जहाँ पे 0 0 स्थित नहीं है। देखो तो इस रेखा के ऊपर का क्षेत्र लेंगे। देखो इस रेखा के ऊपर का क्षेत्र लेंगे। देखो अब ये जो रेखा वो 0 0 से गुजर रही है, तो इसके लिए अपन दूसरा बिंदु रख के देख लेते हैं। कोई भी ऐसा बिंदु रख के देख लो जिसका अपने को पता हो। मान लो ये बिंदु रख के देख रहे हैं अपन, ये रख के देख रहे हैं 40 0 रख के देख रहे हैं। देखो तो x बराबर 40 रखो, y बराबर 0 रखो। इसमें देखो x बराबर 40 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो 40 छोटा होता है 0 से, सही बात नहीं है। तो इसका मतलब इसके विपरीत वाला क्षेत्र लेंगे। देखो भाई 40 0 यहाँ पे स्थित है तो इसके विपरीत वाला क्षेत्र लेंगे, यानी इस रेखा के इधर वाला क्षेत्र लेंगे। देखो इस रेखा के इधर वाला क्षेत्र लेंगे। देखो अगर संतुष्ट करता है तब तो वो क्षेत्र लेंगे जिधर वो स्थित है, अगर संतुष्ट नहीं कर रहा है तो उसके विपरीत वाला क्षेत्र लेंगे। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो भाई यहाँ पे देखो x लेस देन इक्वल टू y है, तो कोई भी बिंदु रख के देख लो जिसका अपने को स्थान बताओ। देखो ये बिंदु रख के देखा अपने 40 0 अपने रख के देखा, x बराबर अगर अपन 40 करेंगे, y बराबर 0 करेंगे तो 40 छोटा होता है 0 से, सही बात नहीं है। तो इसका मतलब इस रेखा के उस तरफ वाला क्षेत्र लो जहाँ पे 40 0 स्थित नहीं है, विपरीत वाला क्षेत्र लेंगे। देखो ये क्षेत्र लेंगे। देखो ऐसे x का मान क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब इससे ऊपर का क्षेत्र लेंगे। देखो y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका भी इधर का क्षेत्र लेंगे। देखो अब ऐसा क्षेत्र देखो जो सब में कॉमन है। देखो ऐसा क्षेत्र कौन सा है जो सबके अंदर कॉमन है, कौन सा क्षेत्र हो गया ऐसा? देखो इस रेखा से तो अपने को नीचे का क्षेत्र लेना था, इस रेखा से ऊपर का क्षेत्र लेना है, इस रेखा से इधर का क्षेत्र लेना। देखो तो सब में अगर कॉमन देखें तो ये क्षेत्र आएगा। देखो सब में अगर अपन थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते ठीक रहता है। ये सब में देखो ये क्षेत्र सब में कॉमन आ रहा है। देखो ये क्षेत्र सब में कॉमन आ रहा है। देखो तो यहाँ पे जो पॉलीगॉन बन रहा है, देखो बहुभुज बन रहा है, वो इस तरीके का बन रहा है। देखो जो सब में कॉमन है, सब में ओबेनिस्ट है, वो क्या कहलाता है? सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। देखो उसको अपन कहते हैं फीजिबल रीजन कहते हैं। देखो ये कहलाता है सुसंगत क्षेत्र, फीजिबल रीजन ये कहलाता है। इसको कहते हैं सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। देखो यहां तक ये बात समझ रहे हो कि एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो ग्राफी विधि से अपन एलपीपी को हल करना सीख रहे हैं। देखो यदि किसी एलपीपी में 2 चर है तब अपन ग्राफी विधि काम में ले सकते हैं। देखो असमीकाओं को सबसे पहले समीकरण में चेंज करेंगे, फिर 2 2 बिंदु लेंगे, फिर उनका ग्राफ अपन बनाएंगे। देखो सब में जो ओबेनिस्ट क्षेत्र है वो अपन देखेंगे। देखो सब में जो कॉमन क्षेत्र है वो अपन देखेंगे। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं ये क्षेत्र सब में कॉमन आ रहा है। देखो तो जो बहुभुज बन रहा है वो इस टाइप का बन रहा है। देखो थोड़ा इससे बनाते हैं, इस टाइप का बहुभुज बन रहा है। देखो ये बहुभुज बन रहा है। देखो इस टाइप का बहुभुज बन रहा है। देखो इसके अपन ये कॉर्नर निकाल लेंगे। देखो इस बिंदु को सपोज अपन ने कह दिया A कह दिया, इसको अपन ने B बिंदु कह दिया, इसको C कह दिया, इसको अपन ने D कह दिया। देखो ये कह दिया A B C D बिंदु कह दिया। देखो
ये अपन देख रहे हैं। अब ये सारे बिंदु अपने को निकालने पड़ेंगे, निकाल के देखो कितने आएंगे। देखिए ABCD बिंदु, ये सारे बिंदु निकाल के देखेंगे। देखो ABCD बिंदु अपन निकाल रहे हैं। देखो ABCD बिंदु अपन निकालेंगे। देखो देखो देखिए A बिंदु कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओ। A बिंदु, A बिंदु तो अभी अपन देख ही रहे थे 0 10 है। देखो A बिंदु तो 0 10 हो गया। देखो B बिंदु कितना आएगा, B बिंदु का मतलब x बराबर y की रेखा होगी। देखो x बराबर y की रेखा, यानी ये एक तो ये समीकरण हो गया। देखो ये तो समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 था, ये समीकरण नंबर 3 था। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। देखो y बराबर x इसके अंदर रखेंगे तो x बराबर आएगा 5 आएगा। देखो x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर भी 5 आएगा। जो B बिंदु है वो हो जाएगा 5 5 हो जाएगा। देखो B बिंदु हो जाएगा 5 5 हो जाएगा। देखो ये बात क्लियर है कि देखो यहां तक। फिर C बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालो। देखो C बिंदु कितना आएगा, C बिंदु के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। C बिंदु कितना आ रहा है 15 और 15 15 आ रहा है। देखो C बिंदु आ जाएगा 15 15 आ जाएगा। देखो x बराबर y की रेखा की बात कर रहे हैं। देखो तो x बराबर y अपन ने देखो समीकरण नंबर 1 और 3 को सोल्व कर लेंगे। देखो समीकरण नंबर 1 और 3 को सोल्व कर लेंगे। देखो ऐसे देखो D बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। D बिंदु के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 20 0 20 हो जाएंगे। देखो अब इन सभी बिंदुओं पे z का मान निकाल लेंगे। देखो इन सभी बिंदुओं पे z का मान निकाल लेंगे। z बराबर अपन ने क्या ले रखा था 3x + 9y ले रखा था। देखो z बराबर ले रखा था 3x + 9y ले रखा था। देखो इन सभी बिंदुओं पे z का मान निकालो। देखिए कितना आएगा। इस बिंदु पे अगर अपन z का मान देखें तो x बराबर 0 y बराबर 10 रखेंगे 90 आएगा। देखो इस बिंदु पे रखेंगे तो कितना आएगा 15 और 45 यानी कितना हो जाएगा 60 ये आ जाएगा। देखो इस बिंदु पे देखो देखिए कितना आ रहा है टोटल है 180 आ जाएगा। देखो इस बिंदु पे अगर अपन देखेंगे तो कितना आएगा 180 आ रहा है। 180 आ रहा है। अपने को क्या पूछा गया था इसके अंदर मिनिमम z पूछा गया था। देखो मिनिमम z कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा। देखो मिनिमम z यहाँ पे पूछा गया था, मिनिमम z ही हो जाएगा। देखो अगर मैक्सिमम z पूछा जाता तो मैक्सिमम z के अंदर अपन देख रहे थे देखो 2 बिंदुओं पे इसका मान आता, फिर इसके आगे अपन देखेंगे अनंत तल होते। फिर इसके आगे अपन देखेंगे अगर 2 बिंदुओं में सेम मान आ जाता तो फिर अनंत तल होते हैं। देखेंगे अभी अपन आगे। यहाँ पर मिनिमम z की बात कर रहे थे। मिनिमम z के अंदर अपन देख रहे हैं देखो ये मान आ रहा है। देखो मिनिमम z की अपन बात कर रहे थे। देखो तो यहाँ पे z का मिनिमम मान कितना हो जाएगा देखो 60 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो ये इस्तमल हो जाएगा। देखो तो लास्ट में ये देखो ये सारे सुसंगत तल हैं, यानी जो बहुभुज बनेगा उसके जितने भी शीर्ष हैं वो सारे क्या होते हैं सुसंगत तल होते हैं। देखो ये सारे सुसंगत तल है। अब इनमें से इस्तमल कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा। देखो यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपन ये कह सकते हैं। देखो इस्तमल अगर अपन देखें तो इस्तमल ये हो जाएगा। देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखो इस्तमल हो जाएगा। देखो x बराबर 5 y बराबर 5 और z बराबर कितना हो जाएगा 60 60 हो जाएगा। ये अपना उत्तर हो गया। देखो ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपने को z का मिनिमम मान ज्ञात करना था जो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता। देखो साथ में कुछ कंडीशंस दे रखी थी अपने को। देखो एक बार दोबारा समझते हैं इस बात को। यहाँ इसकी बात अपन कर रहे थे। देखो z का मिनिमम मान निकालना था जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। देखो z का ऐसा मान अपने को देखना था जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। देखो तो अपन यहाँ देख रहे हैं z का मिनिमम मान कितना आ गया देखो 60 जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। देखो x बराबर 5 y बराबर 5 पे z का मिनिमम मान आएगा 60 आएगा। देखो अब यहाँ देख रहे हैं अपन अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है। देखो अपने को अद्वितीय हल अपने को प्राप्त हो रहा है। देखो तो एक तो अपन सामान्य क्वेश्चन करके देख रहे थे। देखो इस टाइप की कुछ क्वेश्चन करके देख रहे थे। देखो जिसमें क्या आ रहा है देखो परिबद्ध क्षेत्र आ रहा है। परिबद्ध क्षेत्र आ रहा है। अगर परिबद्ध क्षेत्र आ रहा है तो अपन मिनिमम z और मैक्सिमम z दोनों निकाल सकते हैं। अगर ये क्षेत्र बाउंडेड आता है तो इसके अंदर मिनिमम z व मैक्सिमम z दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं। देखो तो नोट लगा के लिख लेना एक बात, नोट लगा के एक बात लिख लेंगे। देखो यदि सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध हो तब मिनिमम z व मैक्सिमम z दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं। दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं। सेकेंड ग्रेड के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन तो ग्राफ ही विधि से पूछा जाएगा। ग्राफ ही विधि से कम एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। देखो
अब ग्राफ ही विधि से जो हल आते हैं उनको क्या क्या हल हो सकते हैं, देखो उनके प्रकार की अपन बात कर रहे हैं। देखो अगर किसी एलपीपी को आप ग्राफ ही विधि से हल कर रहे हो तो उसका क्या आ सकता है, देखो यूनिक अद्वितीय स्तंभ हल भी आ सकता है, मल्टीपल स्तंभ हल भी आ सकते हैं, उसके अंदर कोई हल भी नहीं, ऐसा भी आ सकता है कि कोई हल नहीं आए, देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई सुसंगत हल नहीं आए। देखो तो वो सारे केस अपन यहाँ पे देख रहे हैं। देखो तो एक आर्टिकल लिख लेना इस तरीके से, देखो ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से हलों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑफ ग्राफिकल मेथड। देखो किस किस प्रकार के सॉल्यूशन आ सकते हैं अगर ग्राफ ही विधि से अगर क्वेश्चन को कर रहे हैं तो देखो किस किस टाइप के सॉल्यूशन आ सकते हैं। देखो एक तो आ सकता है, देखो अद्वितीय स्तंभ हल आ सकता है, जैसा अभी अपन एग्जांपल देख रहे थे। देखो अद्वितीय स्तंभ हल आ सकता है, देखो अद्वितीय स्तंभ हल आ सकता है, यानी यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ सकता है। देखो यदि किसी एलपीपी को ग्राफ ही विधि से अगर हल कर रहे हैं तो या तो क्या आ सकता है, देखो अद्वितीय स्तंभ हल आ सकता है, देखो या आ सकता है, देखो बहुस्तंभ हल आ सकता है, बहुस्तंभ हल। इसको अपन वैकल्पिक स्तंभ हल भी कहते हैं। देखो वैकल्पिक स्तंभ हल भी कहा जाता है। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। या ऐसा हो सकता है, देखो अपरिबद्ध हल हो सकता है। देखो अभी अपन देखेंगे सबके एक एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं। देखो अपरिबद्ध हल यानी अनबाउंडेड सॉल्यूशन। और एग्जाम में यही पूछा जाएगा, कोई भी एलपीपी दे देंगे फिर ये पूछेंगे इसका किस प्रकार का हल है, अद्वितीय स्तंभ हल है, बहुस्तंभ हल है, या अपरिबद्ध हल है, या ऐसा कि कोई सुसंगत हल नहीं है। तो एक ये हल हो सकता है, देखो अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो सकता है। देखो एक ऐसा हो सकता है कि कोई सुसंगत हल नहीं आए। देखो कोई सुसंगत हल नहीं हो, कोई सुसंगत हल नहीं हो, नो फिजिबल सॉल्यूशन है। तो सबके एक एक उदाहरण अपन देख रहे हैं। देखो यानी एलपीपी का अद्वितीय स्तंभ हल कब माना जाएगा, देखो वैकल्पिक स्तंभ हल कब माना जाएगा, अपरिबद्ध हल कब माना जाएगा, कोई सुसंगत हल कब नहीं आएगा। देखो अद्वितीय स्तंभ हल तो कब आएगा, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे पीछे वाले एग्जांपल में। देखो जो क्षेत्र है वो अगर परिबद्ध आ जाता है फिर उसके बहुभुज के कोणे निकाल लेंगे। अगर एक ही बिंदु पे इसका मान आ रहा है, एक ही बिंदु पे जेड का मिनिमम या मैक्सिमम मान आ रहा है, तो उसको अपन कहेंगे अद्वितीय स्तंभ हल। देखो बहुस्तंभ हल का मतलब क्या, देखो कई बार आप देखोगे, जैसे अभी भी उस एग्जाम्पल में अपन देख रहे थे। देखो बहुस्तंभ हल का मतलब क्या, देखो जैसे एक बिंदु पे जेड का मैक्सिमम मान आके दो बिंदुओं पे आएगा। देखो एक इस बिंदु पे जेड का मैक्सिमम मान आ रहा है, एक इस बिंदु पे जेड का मैक्सिमम मान आ रहा है। देखो तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले पूरे रेखाखंड पे जेड का मान क्या रहेगा, फिर सेम ही रहेगा। देखो मान लो इस बिंदु पे भी जेड का मान 100 आ रहा है, इस बिंदु पे भी जेड का मान 100 आ रहा है। देखो और जेड का मैक्सिमम मान लो 100 ही है। देखो फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पे जितने भी बिंदु होंगे सभी पे जेड का मान क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। देखो तो ऐसी स्थिति में इसको अपन कहेंगे बहुस्तंभ हल कहेंगे। देखो अब इस रेखाखंड के ऊपर कितने बिंदु हो सकते हैं भाई, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पे अनंत बिंदु हो सकते हैं, तो इसका मतलब इसके अनंत स्तंभ हल होंगे। देखो तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तब उसको अपन कहेंगे वैकल्पिक स्तंभ हल या बहुस्तंभ हल कहेंगे। देखो अपरिबद्ध हल का मतलब क्या, देखो कई बार अपन देखेंगे। देखो जैसे मान लो अपन ये रीजन निकाल रहे हैं, देखो इस टाइप का क्षेत्र अपन देख रहे हैं। देखो मान लो ये क्षेत्र आ रहा है। देखो अब जो सुसंगत क्षेत्र आ रहा है वो ये ऊपर वाला क्षेत्र आ रहा है। देखो सुसंगत क्षेत्र है वो ये ऊपर वाला क्षेत्र आ रहा है। देखो यानी जो क्षेत्र आ रहा है वो अपरिबद्ध आ रहा है, ऊपर से बाउंडेड नहीं है। देखो अभी जो अपन देख रहे थे, देखो इसके अंदर अपन देख रहे थे वो क्षेत्र इस तरीके से आ रहा था। देखो बाउंडेड एरिया आ रहा था। देखो लेकिन अपरिबद्ध का मतलब क्या हो गया, देखो इस टाइप का क्षेत्र आएगा। देखो ऊपर से बाउंडेड नहीं है, और ऊपर से बाउंडेड नहीं है तो ऐसे केस में अपन मैक्सिमम जेड नहीं ज्ञात कर पाएंगे। देखो मिनिमम जेड तो ज्ञात कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम जेड अपन नहीं ज्ञात कर पाएंगे। देखो तो अगर इस टाइप की एलपीपी आती है, उसका क्षेत्र अगर इस टाइप का होता है तब उसको अपन कहेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहेंगे। देखो कोई सुसंगत हल कब नहीं आएगा, मान लो जैसे इस टाइप का केस बनता है। देखो मान लो जैसे अपने पास ये दो रेखाएं आ जाती हैं। देखो ये दो समीका आ जाती हैं। देखो
एक के अंदर तो अपने को ऊपर का क्षेत्र लेना, देखो एक के अंदर तो अपने को ऊपर का क्षेत्र लेना और एक में नीचे का क्षेत्र लेना। देखो अब अपन देख रहे हैं, देखो इन दोनों के अंदर कोई भी क्षेत्र है वो कॉमन नहीं है, और कोई भी क्षेत्र कॉमन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे कि इसका कोई भी सुसंगत तल नहीं है। देखो तो यानी ग्राफ ही विधि से अगर अपन किसी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो मोस्टली अपने को ये 4 केस देखने को मिलेंगे। देखो या तो क्या आ जाएगा, अद्वितीय हल आ जाएगा, या बहुस्तंभ हल का मतलब वैकल्पिक स्तंभ हल, यानी इस रेखाखंड को मिलाने वाले दोनों बिंदुओं पे z का मान क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। देखो फिर इस पूरे रेखाखंड पे जितने भी बिंदु होंगे सभी पे z का मान क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो जितने इस रेखाखंड पे बिंदु हैं वो सारे क्या होंगे, इसके स्तंभ हल में काउंट होंगे। और रेखाखंड पे कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे। देखो अपरिबद्ध हल का मतलब इस टाइप की बात कर रहे हैं। देखो जो क्षेत्र अगर वो इस टाइप का आता है तब उसको अपन कहेंगे अपरिबद्ध हल कहेंगे। देखो कोई सुसंगत हल का मतलब ये, देखो अगर एक रेखा के ऊपर का क्षेत्र आ गया, एक के नीचे का क्षेत्र आ गया। देखो अब यहाँ अपन देख रहे हैं कोई भी क्षेत्र वो कॉमन नहीं है, ओबेनिस नहीं है, और ओबेनिस नहीं है तो इसका मतलब अपन कहेंगे कि इसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखो तो एक एक एग्जांपल से अपन इस बात को समझते हैं। देखो कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, देख लेना इसको अच्छी तरह। देखें पहले अपन अद्वितीय स्तंभ हल का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो मिनिमम z बराबर मैंने ये ले लिया। देखो मिनिमम z बराबर है 200x प्लस 500y है। देखो मेरे घर से देखो जैसे ये क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, मिनिमम z बराबर ये दे रखा है। देखो x प्लस 2y ये दे रखा है। देखो देखो अद्वितीय स्तंभ हल अपन देख रहे हैं, मिनिमम z बराबर ये दे रखा है। देखो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, ये दे रखा है। देखो हल करके देखो इस एलपीपी को ग्राफी विधि से। देखिए ग्राफी विधि से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको अच्छी तरह सोल्व करना सीखो। देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो असमीकरणों को समीकरण में बदलेंगे। देखो पहले असमीकरण है उसको समीकरण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। देखो x प्लस 2y बराबर आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखो अब इसके ऊपर दो बिंदु निकालो। देखो दो बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, x बराबर 0 ले लेंगे, y बराबर 5 आ जाएगा। देखो ऐसे y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखो आ जाएगा। ऐसे दूसरी है समीकरण, इसके ऊपर दो बिंदु निकालो। देखो इसको समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। देखो x बराबर अगर अपन 0 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो y बराबर 0 लेंगे x बराबर 8 आ जाएगा। देखो अब इसका डायग्राम बनाओ। देखिए ये इधर x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा। बना सकते हो क्या डायग्राम इसका? यहां अपन थोड़ा ये देख लेंगे। देखो x का मान लेना है अपने को 10, 8 इस तरीके से लेना है। देखो तो यहां मान लेते हैं अपन 2 मान लेते हैं। देखो यहां 4 मान लेते हैं, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 8 ले लेते हैं, यहां 10 ले लेते हैं। देखो ये ले लिया। इधर अपन देख रहे हैं y का मान भी इसी तरीके से ले लेते हैं। देखो 2 ले लेंगे, फिर 4 ले लेंगे, फिर 6 ले लेंगे, फिर 8 ले लेंगे, फिर 10 ले लेंगे। देखो ये ले लेंगे। देखो ये अपन कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो
और 10वीं क्लास में आपने सीखा होगा ये तो ग्राफ तो, या नहीं ये भी सिलेबस में नहीं था है? ये तो था सिलेबस में, सबके ही था मेरे हिसाब से। हाँ बनाओ इसका ग्राफ बनाओ। देखो पहला क्या दे रखा है, देखो x बराबर 0 y बराबर 5 यहाँ पे आएगा। देखो इसका ग्राफ बना रहे, देखो x बराबर 0 y बराबर 5 यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये बिंदु हो जाएगा 0 5, x बराबर 0 y बराबर 5। देखो फिर ये बिंदु आ रहा है, देखो 10 0 x बराबर 10 y बराबर 0 यहाँ हो जाएगा। देखो दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। देखो इसको असमीका 1 कह देंगे। देखो ये असमीका 1 हो जाएगी। देखो फिर दूसरी असमीका, इसका डायग्राम अपन बना रहे हैं। देखो x बराबर 0 y बराबर 6 ये बिंदु हो गया। देखो ये बिंदु हो जाएगा 8 0 8 0 का मतलब ये हो जाएगा। देखो दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। देखो दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। देखो थोड़ा सा सही बना लेना इसको डायग्राम को, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। देखो इसको अपन कह देंगे दूसरी असमीका कह देंगे। देखो आप देखो, देखिए इनका नीचे का क्षेत्र लेना है या ऊपर का क्षेत्र लेना है, कौन सा क्षेत्र लेना है? देखो इसमें नीचे का क्षेत्र लेना है या ऊपर का क्षेत्र लेना है, वो अपने को देखना पड़ेगा। देखो यहां तक ये बात ठीक है कि देखो सबसे पहले असमीकाओं को अपने समीकरण में बदल लिया, फिर दो दो बिंदु निकाल लिए, फिर इनका ग्राफ बना लिया। देखो ग्राफ बना लिया। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो पहली असमीका है उसका कौन सा क्षेत्र लेना है, x बराबर 0 रख दो, y बराबर 10 रख दो। देखो ये सॉरी कोई भी बिंदु रख के देख सकते हैं। देखो 0 0 रख देंगे। देखो आप x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, संतुष्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब वो क्षेत्र लो जहां पे 0 0 स्थित नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर वाला क्षेत्र लेंगे। देखो इसके ऊपर वाला क्षेत्र अपन लेंगे। देखो इसके ऊपर का क्षेत्र लेना। देखो इसके ऊपर का क्षेत्र अपने को लेना। देखो ये लेना। देखो ये बात सारे समझ रहे हो क्या? कोई भी बिंदु रख के देख सकते हैं, अगर उस बिंदु को संतुष्ट कर रहा है तब तो उसके तरफ वाला क्षेत्र लेना है, अगर संतुष्ट नहीं कर रहा है तो उसके विपरीत वाला क्षेत्र लेना। देखो x बराबर मैंने 0 रख दिया, इसमें y की जगह 0 रख दिया। 0 बड़ा होता है 10 से, सही बात नहीं है, तो इसका मतलब वो क्षेत्र लेंगे जहां पे 0 0 स्थित नहीं है। इसका मतलब इसके विपरीत वाला क्षेत्र लेंगे। देखो अगर संतुष्ट करता है तब इसके तरफ वाला क्षेत्र लेते। देखो अब इसके ऊपर वाला क्षेत्र लेंगे। देखो ये क्षेत्र ले लिया। देखो अपन ऐसे दूसरी असमीका, देखो उसमें x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, 0 संतुष्ट हो रहा है। देखो तो इसका नीचे का क्षेत्र लेंगे। देखो इसके नीचे का क्षेत्र लेंगे। देखो ये क्षेत्र लेंगे। देखो ये बात समझ रहे हो या नहीं? यहां तक ये बात नहीं समझ रहे हो या समझ रहे हो? सारे समझ रहे हो ना? देखो इस रेखा से ऊपर का क्षेत्र अपन लेंगे, इससे नीचे का क्षेत्र लेंगे। देखो अब जो सब में कॉमन है वो देख लेंगे। देखो सब में कॉमन कौन सा हो गया? देखो इससे नीचे का लेना है, इससे ऊपर का लेना है, तो ये क्षेत्र आएगा। देखो ये क्षेत्र आएगा। थोड़ा डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेते तो ठीक रहता। ये क्षेत्र आएगा। देखो जो सुसंगत क्षेत्र आएगा वो ये आएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। जो सुसंगत क्षेत्र आएगा वो इस तरीके से आएगा। देखो सुसंगत क्षेत्र आएगा वो ये आएगा। देखो ये आएगा। देखो सुसंगत क्षेत्र ये हो जाएगा। देखो ये हो गया सुसंगत क्षेत्र, ये होगा। देखो ये हो जाएगा। पीछे दिख नहीं रहा है? ये सुसंगत क्षेत्र है। देखो अब यहां पे अपन देख रहे हैं, देखो ये जो बहुभुज बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखो इसको अगर अपन देखें तो इस तरीके से बनना है। देखो ये देख रहे हैं। देखो इसको अपने बिंदु A कह दिया, इसको अपने बिंदु B कह दिया, इसको बिंदु C कह दिया। देखो तो ABC बिंदु के कोऑर्डिनेट यहां निकाल लेंगे। देखो ABC बिंदु के कोऑर्डिनेट अपन यहां पे निकाल लेंगे। देखो क्या क्या बिंदु आ जाएंगे? देखो A बिंदु कितना हो जाएगा? ए बिंदु के कोऑर्डिनेट देखें तो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? देखो 0 5। बी बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे। देखो एक समीकरण तो है, देखो x प्लस 2y बराबर 10 है, एक ही है। देखो इसको 2 से गुणा कर दिया तो मैंने बन जाएगा 2x प्लस 4y बराबर आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखो 2 से गुणा कर दिया, ये है देखो 3x प्लस 4y बराबर है 24 है। देखो दोनों को सोल्व कर रहे हैं। देखो दोनों को सोल्व कर लेंगे। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस x आएगा। देखो इधर अपन देख रहे हैं -4, तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। देखो x बराबर 4 अगर इसमें रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखो तो ये बिंदु आ जाएगा कितना? देखो 4 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आएगा। देखो ये बात सारी समझ रहे हो यहाँ तक? ऐसे C बिंदु के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। C बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? C बिंदु के कोऑर्डिनेट है 0 6। अब इन सभी बिंदुओं पे Z का मान निकाल लेंगे। देखो Z को कैसे डिफाइन कर रखा है?
जेड बराबर है किसके 200x प्लस 500y के। देखो ये देखो, तो इन सभी के लिए जेड का मान अपन देखेंगे। देखो इस बिंदु पे अगर जेड का मान देखेंगे तो ये 0 हो गया, यहां से कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। देखो यहां अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है 800 और 1500 हो जाएगा कि 2300 आ जाएगा। देखो अगर इस बिंदु पे देखें x की जगह 0 कर देंगे, y की जगह 6 कर देंगे तो z का मान कितना आएगा 3000 आएगा। देखो अब z का अपने को मिनिमम मान पूछा गया है तो z का मिनिमम मान कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो इसके अंदर एक अद्वितीय स्तंभ आ रहा है। देखो एक ही आ रहा है, तो इस टाइप की जो एलपीपी है उसके सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे थे। देखो यानी एलपीपी को ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो या तो स्तंभ अद्वितीय स्तंभ आ सकता है, इस केस में अपन देख रहे हैं अद्वितीय स्तंभ आ रहा है। देखो ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया, स्तंभ हो गया। देखो और ऐसे हल को अपन कहेंगे अद्वितीय स्तंभ हल कहेंगे। देखो अद्वितीय स्तंभ हल इसको कहा जाएगा। देखो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसको कहेंगे। देखो तो जब अद्वितीय स्तंभ आएगा तब सुसंगत क्षेत्र है वो परिबद्ध आएगा। देखो बाउंडेड आएगा और उसका एक हल आ जाएगा। देखो बिल्कुल आसानी से अपन देख रहे थे। देखो सबसे पहले असमीकरण को समीकरण के रूप में लिख लिया, फिर सोल्व कर रहे थे। देखो ग्राफ बना लिया, जो सब में कॉमन है वो क्षेत्र अपन देखेंगे। देखो उसके बाद में देखो सेकंड जो टाइप है वो अपन देख रहे हैं। देखो बहुस्तंभ हल, सेकंड जो टाइप है वो अपन देख रहे हैं। देखो बहुस्तंभ हल, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बहुस्तंभ हल, एक एग्जांपल अपन लेते हैं। देखो ऐसा मैक्सिमम जेड बराबर ये दे रखा है। देखो 4x1 प्लस 3x2, 4x1 प्लस 3x2 है, ये लेस देन इक्वल टू दे रखा है 24 दे रखा है। देखो x1 है वो लेस देन इक्वल टू दे रखा है 4.5, x2 लेस देन इक्वल टू दे रखा है 6 दे रखा है। देखो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो ये तो देखो उद्देश्य फलन कहलाता है, ये प्रतिबंध निकाय कहलाता है। देखो ये ऋणेतर प्रतिबंध कहलाता है। ये कहलाते हैं ऋणेतर प्रतिबंध कहलाता है। तो यहां वही तरीका है। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो लिख लो, इक्वेशन लिख लो। देखिए पहले सबसे पहले देखो असमीकरण को समीकरण के रूप में लिखेंगे और कुछ बिंदु उन पे निकाल लेंगे। देखो पहली असमीकरण उसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, ये आएगा देखो 4x1 प्लस 3x2 बराबर आ जाएगा 24 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। पहली असमीकरण उसको समीकरण के रूप में लिखा है। देखो अब इसके ऊपर दो बिंदु निकाल लो। कैसे निकाल सकते हैं, देखो दो बिंदु x1 बराबर एक बार तो 0 रख देंगे, x1 बराबर 0 रखेंगे तो x2 बराबर आएगा 8 आएगा। देखो x2 बराबर 0 रखेंगे तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। दूसरी जो है समीकरण वो अपने को ये दे रखी है तो x1 बराबर हो जाएगा कितना 4.5, ये हो जाएगा। तीसरी जो है समीकरण दे रखी है वो अपने को दे रखी है x2 बराबर 6 दे रखी है। देखो ये दे रखी, यहां तक ये बात ठीक है कि देखो अब इनका ग्राफ अपन बना रहे हैं। देखो दो दो बिंदु निकाल लिए, यहाँ x1 बराबर 4.5 है तो सीधा ही उसका डायग्राम बना देंगे। देखो अब इनका ग्राफ अपन बना रहे हैं। देखो इधर अपन ने ले लिया x1 ले लिया, इधर अपन ने ले लिया x2 ले लिया। देखो अब यहां अगर अपन देखें तो देखो x1 का मान 6 आ रहा है, देखो x2 का मान 8 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। देखो तो वही मान लेते हैं अपन, 2 मान लेते हैं। देखो यहाँ 2 मान लिया, यहाँ 4 मान लिया, यहाँ 6 मान लिया, यहाँ 8 मान लिया। देखो इधर भी अपन ये बिंदु ले लेते हैं। देखो 2 4 6 8 ये बिंदु अपन ले रहे हैं। देखो ये ठीक है कि बात यहां तक। पहली जो रेखा है उसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, देखो 0 8, x1 बराबर 0, x2 बराबर 8 कहां पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा। देखो x1 बराबर 0, x2 बराबर 8 यहाँ पे आ जाएगा। देखो फिर है x1 बराबर 6, x2 बराबर 0 यहाँ पे आ जाएगा। देखो दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। देखो दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। देखो यानी एक बिंदु तो कौन सा हो गया, देखो 0 8 0 8 तो ये हो गया। देखो 6 0 ये हो गया। देखो दोनों बिंदुओं को अपन मिला रहे हैं। देखो ये पहली असमीकरण का डायग्राम बन गया। देखो
पहला जो समीकरण था वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, देखो यहां तक ठीक है ये बात। फिर देखो x1 बराबर दे रखा है 4.5 दे रखा है, 4.5 कहां पे हो जाएगा, यहां देखो x1 बराबर 4 है, देखो 4.5 कहां पे आएगा, लगभग यहां ले लेते हैं, देखो ये 4.5 है, देखो तो 4.5 का जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, देखो ये बनेगा, देखो 4.5 हो गया, देखो ये दूसरी एसएमई का होगी, देखो ये हो जाएगा, देखो फिर अपने को दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, x2 बराबर 6 दे रखा है, देखो x2 बराबर 6 कहां पे आ जाएगा, ये है देखो x2 बराबर 6, तो x2 बराबर 6 का जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, देखो x2 बराबर 6 का जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इसको अपन ने तीसरा एसएमई का कह दिया, देखो ये तीसरी एसएमई का हो जाएगी, देखो यहां तक ये बात सारी समझ रही हो क्या, देखो सबका अपने डायग्राम बनाया, देखो सबका डायग्राम बना लिया, देखो अब इनका सुसंगत क्षेत्र अपने को देखना है, देखो फिजिबल रीजन देखना है, ये देखना, देखो इस रेखा के किस तरफ वाला क्षेत्र लेंगे, देखो इस रेखा के किस तरफ वाला क्षेत्र लेंगे वो अपने को देखना, देखो वैसे तो लेस देन इक्वल टू का चिन्ह होता है तो नीचे वाला क्षेत्र लेना होता है, देखो बाकी वैसे आप देख सकते हो, देखो 0 0 रख के देख लो, 0 0 को ये संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब उस तरफ वाला क्षेत्र लेंगे जिधर 0 0 स्थित है, 0 0 यहाँ पे स्थित है तो इसका मतलब इसके इधर वाला क्षेत्र लेंगे, देखो इसके इधर वाला क्षेत्र लेंगे, देखो ये लेंगे, देखो 0 0 यहाँ पे स्थित है तो इसके इधर वाला क्षेत्र ले लिया, देखो इस रेखा के किधर वाला क्षेत्र लेंगे, देखो x1 यहां दे रखा है लेस देन 4.5 है, x1 की जगह मैंने 0 रख दिया, 0 छोटा होता है 4.5 से, ठीक बात है, तो इसका मतलब इस रेखा के उस तरफ वाला क्षेत्र लो जिधर 0 स्थित है, कहां पे स्थित है 0, यहाँ पे स्थित है, देखो तो इसका मतलब इसके भी इधर का क्षेत्र लेंगे, देखो इसके इधर का क्षेत्र लेंगे, देखो ये अपन देख सकते हैं, देखो 0 0 रख के देख लेंगे, 0 0 संतुष्ट कर रहा है तो उसके तरफ वाला क्षेत्र लेना है वरना विपरीत वाला क्षेत्र लेना है, देखो फिर यहां रखेंगे, देखो अपन इसको देख रहे हैं, देखो x2 की जगह 0 करेंगे तो 0 छोटा होता है, ठीक बात है, तो इसका मतलब इसके भी नीचे वाला क्षेत्र लेंगे, देखो तो सब में कॉमन क्षेत्र देखें तो सब में कॉमन क्षेत्र कौन सा आ गया, ऐसा क्षेत्र कौन सा है जो सब में कॉमन है, देखो इससे नीचे का। दूसरी बात इनको भी देखना है, देखो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x1 पॉजिटिव किधर होगा, इधर होगा, देखो x1 पॉजिटिव इधर होगा, देखो ऐसे x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इससे ऊपर का लेंगे, देखो इससे ऊपर का लेंगे, देखो x2 पॉजिटिव किधर होगा, इधर होगा, देखो साथ में ये जो ऋणेतर प्रतिबंध है इनको भी देखना, देखो हमेशा जो सुसंगत क्षेत्र आएगा वो कहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये ध्यान रखना, देखो सुसंगत क्षेत्र हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा क्योंकि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, देखो सुसंगत क्षेत्र सदैव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये बात अपन देख सकते हैं, देखो आप देखो, देखिए सब में जो कॉमन है उसको देखो, देखिए सब में कॉमन क्षेत्र कौन सा हो गया, ये क्षेत्र देखो सब में कॉमन क्षेत्र है, इसको अपन कहेंगे सुसंगत क्षेत्र, देखो सुसंगत क्षेत्र फिजिबल रीजन, ये बात अपन लिख सकते हैं, देखो सदैव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, देखो प्रथम पाद में स्थित होता है, देखो ये छोटी छोटी बातें ही पूछेंगे इसके अंदर, एलपीपी के अंदर बहुत बड़ी क्वेश्चन भी नहीं पूछ के छोटी छोटी बातें पूछी जाती है, देखो सुसंगत क्षेत्र है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि इस कंडीशन की वजह से, देखो ऋणेतर प्रतिबंध की वजह से, देखो अब सब में कॉमन क्षेत्र ही हो गया, देखो सब में कॉमन क्षेत्र ही हो गया, देखो तो ऐसा बहुभुज बन रहा है, इस सब के कॉर्नर निकाल लेंगे, देखो ये बिंदु मैंने ए मान लिया, देखो इस सब के कॉर्नर अपन देख लेंगे, देखो इसकी अपन बात कर रहे हैं, देखो ये सुसंगत क्षेत्र आ गया, देखो ये जो क्षेत्र है उसको अपन कहेंगे सुसंगत क्षेत्र, देखो ऐसा बहुभुज यहां बन रहा है, देखो ऐसा बहुभुज यहां बन रहा है, देखो इसको बिंदु ए कह देंगे, देखो इसको बी बिंदु कह देंगे, इसको सी कह देंगे, इसको डी कह देंगे, इसको बिंदु ई कह देंगे, देखो ये कह देंगे, देखो ए बी सी डी ई आ जाएंगे, देखो आ जाएंगे, याद है कि ये बात सही है क्या। अब ये सारे बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालो, देखो सारे बिंदु के कोऑर्डिनेट अपन निकाल लेंगे, देखो ए बी सी डी सारे बिंदु के कोऑर्डिनेट अपन देखेंगे, देखो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, देखो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ए बिंदु तो हो गया 0 0 हो गया, देखो बी बिंदु के कोऑर्डिनेट देखें तो यहां पर देखा था 4.50 हो जाएगा, देखो सी बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो सी कितना है 4.5 है, देखो ये 4.5 है और ये रेखा है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, देखो यहां से 4.5 इसमें रख दो, देखो x1 की जगह 4.5 यहां पे रख देंगे, x2 का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये मान आ जाएगा 4.52, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल रहे हैं, समझ रहे हो ना, x1 बराबर 4.5 और इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाला, देखो
x1 बराबर 4.5 यहाँ पे है और ये देखो दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु अपन देख रहे हैं। देखो ऐसे ही फिर देखो डी बिंदु के कोऑर्डिनेट देखेंगे, डी बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, डी बिंदु के कोऑर्डिनेट यानी ये जो रेखा है वो हो जाएगी x2 बराबर 6 हो जाएगी। देखो x2 बराबर 6 यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, x1 बराबर कितना आ जाएगा 1.5 आएगा, कितना x1 बराबर आ जाएगा 1.5, 6 आ जाएगा। देखो याद है x2 बराबर अपने 6 यहाँ रखा, देखो x2 बराबर अपने 6 रखा। देखो ऐसे देखो ई बिंदु के कोऑर्डिनेट देख सकते हैं, ई बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0, 6 हो जाएगा। देखो अब इन सभी बिंदुओं पे z का मान निकाल लेंगे। देखो सभी बिंदुओं पे z का मान अपन देखेंगे। देखो z बराबर अपन ने क्या ले रखा था, यहाँ पे z बराबर लिया था 4x1 प्लस 3x2। देखो 4x1 प्लस 3x2 लिया था। देखो ये लिया था 4x1 प्लस 3x2 लिया था। देखो ये बात सही है क्या तक? सभी बिंदुओं पे z का मान निकालो। देखो इस पे z का मान आएगा 0। देखो यहां z का मान कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। देखो इस बिंदु पे अगर z का मान देखें तो कितना आएगा 18 प्लस कितना हो जाएगा 6 यानी 24 हो जाएगा। देखो इस बिंदु पे z का मान देखेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। देखो इस बिंदु पे z का मान देखेंगे तो इस बिंदु पे कितना आ रहा है 18 आ रहा है। देखो अब अपने को z का मैक्सिमम मान यहां निकालना था। देखो z का मैक्सिमम मान अपने को यहां निकालना था। देखो याद है कि ये बात सारी समझ रहे हो क्या? देखो z का मैक्सिमम मान निकालना है। z का मैक्सिमम मान देखो 24 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। देखो तो ये दोनों स्तंभ हल माने जाएंगे। देखो ये दोनों स्तंभ हल माने जाएंगे। देखो दोनों स्तंभ हल माने जाएंगे। देखो अब दोनों ही स्तंभ हल नहीं, देखो स्तंभ हलों की संख्या अगर पूछी जाए, सुनेंगे ध्यान से। देखो इधर 4.5 और 2, इस बिंदु पे भी z का मान 24 आ रहा है, इस पे भी z का मान 24 आ रहा है। देखो तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पे यानी C और D को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पे z का मान इतना ही रहेगा। देखो C और D को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पे z का मान आप देख सकते हो 24 ही रहेगा। देखो सभी बिंदुओं पे z का मान 24 आएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो यानी C और D पे अगर z का मान 24 आ रहा है तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पे z का मान क्या रहेगा 24 रहेगा। देखो तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं इस रेखाखंड पे जितने भी बिंदु आएंगे, इस रेखाखंड पे जितने भी बिंदु आएंगे सभी क्या आएंगे स्तंभ हल आएंगे। देखो इस रेखाखंड पे जितने भी बिंदु होंगे सारे क्या होंगे स्तंभ हल होंगे। देखो दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं इसका एक वैकल्पिक हल भी हो गया अपने पास। एक हल तो ये हो गया, एक हल ये हो गया। देखो एक हल तो अपने पास ये हो गया, एक हल ये हो गया, इसलिए इसको अपन कहते हैं वैकल्पिक हल, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी हो गया। देखो अगर ये लेते हैं तो भी z का मान इतना ही आ रहा है, ये लेते हैं तो भी z का मान इतना ही आता है। देखो एलपीपी का मतलब ये है जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोई चीज बना रहा है या कोई इस तरीके की बात कर रहा है तब z का मान इतना फायदा हो रहा है उसको। देखो तो अगर ये काम करेगा तो भी उसको 24 रुपए का फायदा होगा, ये काम करेगा तो भी उसको 24 रुपए का फायदा होगा। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी यहाँ पे हो रहा है। देखो वो अपन देख रहे हैं। देखो तो ये बात यहाँ लिख देंगे। देखो ये बात अपन लिख देंगे। देखो चूंकि C व D पर, बिंदु C व D पर z का मान अधिकतम 24 है, अतः C व D पर मिलाने वाले, C व D को मिलाने वाले, C व D को मिलाने वाले रेखाखंड, रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर z का मान 24 होगा। थोड़ा ये लिख लेना लैंग्वेज इस तरीके से। देखो अतः जो लाइन सेगमेंट है देखो CD, अतः रेखाखंड CD का प्रत्येक बिंदु स्तंभ हल है। प्रत्येक बिंदु इसका स्तंभ हल माना जाएगा। देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। देखो अतः स्तंभ हलों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो स्तंभ हलों की संख्या अगर पूछी जाए, स्तंभ हलों की संख्या, देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे तो स्तंभ हलों की संख्या पूछेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? देखो अनंत होगी। स्तंभ हलों की संख्या अनंत होगी। देखो या अपने पास एक वैकल्पिक हल भी हो गया। देखो यहाँ पर या अपन इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं। देखो या अपन ये भी कह सकते हैं कि वैकल्पिक हल विद्यमान है। देखो वैकल्पिक हल विद्यमान है, ये भी अपन कह सकते हैं।
तो यानी दो बिंदुओं पे ये जेड, यदि जेड का मान अगर सेम आ रहा है तब अपन कहेंगे कि स्तंभ हलों की संख्या अनंत है। देखो उसको अपन कहेंगे मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो ऐसे तीसरा टाइप अपन देख रहे हैं, देखो अनबाउंडेड सॉल्यूशन। देखो अनबाउंडेड सॉल्यूशन, देखो अपरिबदल, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं, देखो अनबाउंडेड सॉल्यूशन का मैक्सिमम जेड, मैक्सिमम जेड बराबर दे रखा है देखो 3x1 प्लस 5x2, 2x1 प्लस x2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 7। देखो ऐसे x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू है 6। देखो x1 प्लस 3x2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है 9 दे रखा है। देखो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही। देखो बना के देखो, इसका डायग्राम बना के देखो। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, असमीकरणों को समीकरण में बदल लेंगे। देखो सबसे पहले असमीकरणों को समीकरण में बदलेंगे। देखो पहली असमीका अगर अपन देखें तो कितनी है, देखो पहली असमीका 2x1 प्लस x2 बराबर है देखो 7। इसके ऊपर दो बिंदु निकाल लेंगे, दो बिंदु क्या जाएंगे, x1 बराबर अगर 0 लेंगे तो x2 बराबर हो जाएगा 7, x2 बराबर 0 लेंगे तो ये आ जाएगा 3.5, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे इसका डायग्राम अपन बना रहे हैं, इसको अपन देखो समीकरण के रूप में लिख लेंगे, x1 प्लस x2 बराबर 6 है। देखो x1 प्लस x2 बराबर 6 है। देखो x1 बराबर 0 लेंगे तो x2 बराबर आ जाएगा 6, x2 बराबर 0 लेंगे तो x1 बराबर 6 आ जाएगा। देखो ऐसे अपन ये देख सकते हैं, देखो x1 प्लस 3x2 बराबर आ जाएगा 9। देखो ये देखो बिंदु निकाल लो इसके ऊपर। देखो x1 बराबर अगर अपन 0 लेंगे तो x2 का मान 3 हो जाएगा। देखो x2 बराबर 0 लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। देखो याद है, थोड़ा जल्दी बनाएंगे अपन। देखो इसको ये अपन देख रहे हैं, देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो डायग्राम बनाओ। देखो यहाँ पे इसको अपन कह देते हैं x1 कह देते हैं, इसको अपन कह देते हैं x2 कह देते हैं। देखो ये देखो अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो छोटे छोटे मान आ रहे हैं, 3 7 इस तरीके से आ रहे हैं, तो 2 4 ये मान लो चाहिए। यहाँ मान लेते हैं अपन 2 मान लेते हैं, यहाँ 4 मान लेते हैं, यहाँ 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 मान लेते हैं। इधर मान लिया अपन ने 2 फिर 4 6 फिर 8 फिर 10, ये मान लिया। ये आ रहा देखो पहली जो रेखा है उसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, देखो 0 7, x1 बराबर 0, x2 बराबर 7, यहां आ जाएगा। देखो ये बिंदु यहां पे आएगा। देखो ये आएगा, देखो ये आएगा। देखो फिर देखो 3.5 3.5 यहां पे हो जाएगा। देखो ये 3 हो जाएगा, लगभग 3.5 यहां पे आएगा। देखो दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। देखो दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। देखो ये आएगा। देखो फिर 0 6 0 6 0 6 यहाँ पे आ जाएगा। देखो एक तो एक यहाँ पे आ जाएगा। देखो इन दोनों को मिला देंगे। देखो ये आ जाएगा। देखो इतना आ जाएगा। देखो थोड़ा सही बना लेना डायग्राम इसका। देखो ये देखो फिर 0 3 और 9 0 0 3 का मतलब x1 बराबर 0, x2 बराबर 3 यहाँ हो जाएगा। देखो
नो जीरो का मतलब यहां देखो नो जीरो ही हो जाएगा। देखो दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, देखो दोनों बिंदुओं को मिला रहे हैं इस तरीके से, इसको कह देंगे 3 कह देंगे, ये कह देंगे। अब यहां अपने को देखना, देखो कौन सा क्षेत्र लेना, देखो इन रेखाओं की कौन सी तरफ वाला क्षेत्र लेना वो देखना। देखो तो 0 0 रख के देख लो। देखो पहले में अगर 0 0 रखेंगे तो 0 बड़ा होता है 7 से, सही बात नहीं है। देखो तो 0 0 को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो इसके विपरीत वाला क्षेत्र लेंगे। देखो ये बात क्लियर है ना। देखो 0 0 अगर रखेंगे तो संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसके इसका मतलब इसके विपरीत वाला क्षेत्र अपन ले रहे हैं। देखो इसके ऊपर का क्षेत्र अपन लेंगे। देखो इसके ऊपर का क्षेत्र लेंगे। देखो फिर इसकी बात करें तो देखो 0 रखेंगे संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके भी ऊपर वाला क्षेत्र लेंगे। देखो इसके भी ऊपर का क्षेत्र अपन लेंगे। देखो ये अपन देख रहे हैं। फिर यहां देखो अपन 0 0 रखेंगे तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके भी ऊपर वाला क्षेत्र लेंगे। देखो इसके भी ऊपर का क्षेत्र अपन लेंगे। देखो सभी असमीकाओं में अगर ऊपर का क्षेत्र लेना है तो फिर वो अपरिपदी आएगा। देखो सभी असमीकाओं में ऊपर का क्षेत्र ले रहे हैं। देखो अपन थोड़ा सा देख सकते हैं। देखो अब सब में कॉमन क्षेत्र कौन सा, देखो इससे भी ऊपर लेना है अपने को। x1 का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x2 का मान भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इनसे भी ऊपर लेना। देखो इससे इधर लेना, देखो इनसे इधर लेना। देखो तो ऐसा क्षेत्र कौन सा है जो सब में कॉमन है, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये क्षेत्र। देखो ये क्षेत्र देखो सब में कॉमन है। देखो ये क्षेत्र है, देखो सब में कॉमन है, इसको अपन कहेंगे सुसंगत क्षेत्र। देखो लेकिन ये जो क्षेत्र आ रहा है वो देखो अपरिबद्ध क्षेत्र आ रहा है, ऊपर से बाउंड नहीं है। देखो और ऊपर से बाउंड नहीं है तो यहाँ मैक्सिमम जेड अपन नहीं ज्ञात कर सकते। देखो अगर मिनिमम जेड पूछा जाता तो मिनिमम जेड अपन ज्ञात कर सकते थे, वो भी आगे चेक किया जाता है मिनिमम जेड भी, हालांकि मिनिमम जेड अपन ज्ञात कर सकते थे। देखो यहाँ पे लेकिन मैक्सिमम जेड यहाँ पे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो क्षेत्र है वो अपरिबद्ध है, ऊपर से परिबद्ध नहीं है, क्योंकि इसके मान तो बढ़ते जाएंगे। भाई जेड का मान इनफाइनाइट तक जा सकता है, x1 और x2 के मान बढ़ा सकते हैं, अपन कितने ही बढ़ा सकते हैं। देखो भाई वहां तो अपने को एक एरिया, जैसे ये एरिया फिक्स आ रहा है। देखो तो x1 और x2 के इतने ही मान ले सकते हैं अपन। देखो भाई अगर मान लो ये क्षेत्र आ जाता, सपोज ये क्षेत्र आ जाता, तो x1 और x2 का वो मान लेते जो इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता, तब x1 और x2 बाउंड हो जाता, तो वहां पे अपन मिनिमम जेड और मैक्सिमम जेड अपन निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ x1 और x2 दोनों ही अनबाउंडेड है, देखो कितने भी लिए जा सकते हैं। देखो तो जेड का मान इनफाइनाइट तक जाएगा। देखो यहाँ पर तो ये ऐसे क्षेत्र को अपन कहते हैं अपरिबद्ध क्षेत्र। देखो और अगर इस टाइप का क्षेत्र है तब इसके अंदर मैक्सिमम जेड अपन नहीं ज्ञात कर पाएंगे। देखो अपरिबद्ध क्षेत्र कहेंगे, अनबाउंडेड रीजन कहेंगे। देखो इसको अनबाउंडेड रीजन। यहां पे ये बात लिख देंगे। देखो चूंकि क्षेत्र है वो अपरिबद्ध है, अतः मैक्सिमम जेड ज्ञात नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम जेड ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस बात को ऐसे कहा जाएगा। देखो अर्थात एलपीपी का अनबाउंडेड सॉल्यूशन प्राप्त हो गया अपने को। देखो अपरिबद्ध हल है, अगर ऑप्शन में ये दे रखा है कि अपरिबद्ध हल है तो इसको टिक करेंगे। देखो अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ रहा है। देखो यहाँ पर फिर नोट लगा के लिख लेना एक बात। देखो यहीं पर इस स्थिति में मिनिमम जेड ज्ञात किया जा सकता है। इस स्थिति में मिनिमम जेड ज्ञात किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऐसी बातें पूछी गई हैं पीछे जो पेपर हुए उनमें। मिनिमम जेड ज्ञात किया जा सकता है। अगर अपरिबद्ध क्षेत्र है तो मिनिमम जेड ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जेड है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये अपन देख सकते हैं। मिनिमम जेड ज्ञात किया जा सकता है। अगर अपरिबद्ध क्षेत्र आ रहा है तो मिनिमम जेड है वो ज्ञात किया जा सकता है। ये अपन देख सकते हैं। देखो ऐसे लास्ट केस अपन देख रहे हैं। देखो कोई सुसंगत हल नहीं हो तब क्या स्थिति बनेगी। देखो फोर्थ अपन देख रहे हैं। देखो कोई सुसंगत हल नहीं। कोई सुसंगत हल कब नहीं आएगा। देखो
इस केस में अपन देख रहे हैं, देखो कुछ सुसंगत दल आ रहे हैं, कि जो नीचे वाले जो मान थे वो तो सुसंगत मान नहीं थे। कोई सुसंगत दल कब नहीं आएगा, देखो कोई सुसंगत दल नहीं, देखो नो फिजिबल सॉल्यूशन। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अपन समझते हैं। देखो ये दे रखा है, देखो मैक्सिमम जेड, बनाओ इसका डायग्राम बनाओ। देखिए एक बार इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो थोड़ा खोल देंगे, धूप आ रही है, अरे खोलने दो इसको घर में। थोड़ा सा उधर बैठ जाओ, आप पीछे बैठ जाओ, है बेटा पीछे बैठ जाओ थोड़ी सी, थोड़ा इसको खोल ले जैसे, है ना। इधर इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट हो रही है इसकी। यहां अपन देख रहे हैं, देखो मैक्सिमम जेड बराबर है 3x1 + 2x2, ये दे रखा है। देखो बनाओ इसका डायग्राम बनाओ। देखिए एक बार इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इधर है रोशनी तो आंखों पे बढ़िया हो रहा है, अच्छी रहेगी तो आंखों पे रोशनी आ रही तो बढ़िया, ये तो रोशनी तो अच्छी बात है। बता करो आजकल के बच्चों का बताओ तरह तरह के, ये देखो यहां पर बात कर रहे हैं, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार पहले तो असमीकाओं को समीकरण में बदलेंगे। देखो असमीकाओं को समीकरण में बदलेंगे। देखो ऐसी नेचुरल रोशनी तो मिलती नहीं है कहीं पर, बड़े शहरों में तो मिलती ही नहीं है। देखो कहां मिलती है, बड़े शहरों में तो ऐसी रोशनी कहां मिलेगी। तो इसलिए तो बहुत सौभाग्यशाली हो आप। सुनो इधर सुनो, देखो अपन बात कर रहे हैं, देखो ये बात कर रहे थे x1 + x2 = 1। देखो x1 + x2 = 1 डायग्राम बनाओ। देखो सबसे पहले अपन दो बिंदु इसके ऊपर निकाल रहे थे, दो बिंदु इसके ऊपर निकाल लेंगे। देखो x1 = 0 करेंगे, x2 = 1 आ जाएगा, x2 = 0 करेंगे तो x1 = 1 आ जाएगा। देखो ऐसे दूसरी असमीका उसको समीकरण के रूप में लिख लेंगे। देखो x1 = 0 करेंगे, x2 = 3 आएगा। देखो ये आ जाएगा। इधर आ गया, देखो x1 आ जाएगा, इधर x2 आ जाएगा। देखो x1 और x2 आ जाएगा। देखो डायग्राम बनाओ इसका जल्दी से। देखिए यहां देखो अपने को 3 और 1 ये लेने तो थोड़ा बड़ा पैमाना मान लेते। देखो यहाँ पर यहां अपन ने 1 मान लिया, यहां अपन ने 2 मान लिया, यहां अपन ने 3 मान लिया। देखो ये मान लेते हैं, इधर अपन मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, यहाँ 3 मान लेते हैं। डायग्राम बनाओ। देखो इसका क्या डायग्राम बनेगा। देखो पहला अगर अपन देखें तो 0 1 और 1 0 आ रहा है। 0 1 का मतलब तो ये हो गया। देखो 1 0 का मतलब ये हो गया। देखो दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। देखो दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, पहली जो असमीका उसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। देखो फिर देखो x1 = 0 है, x2 = 3 है। देखो ये रहा। देखो x2 = 3 है, ये x1 = 0 x2 = 3 हो गया। ऐसे x1 = 3 x2 = 0। देखो ये देखो दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। देखो इस तरीके से मिला रहे हैं, ये अपन देख रहे हैं। देखो यहां तक सही है कि बात। अब यहां पे अपने वो सुनेंगे इधर प्लीज। यहां अपन देख रहे हैं, देखो कौन सा क्षेत्र लेना है वो अपने को देखना है। देखो यहां अगर अपन देखिए x1 की जगह 0 करेंगे, x2 की जगह 0 करेंगे तो देखो 0 छोटा होता है 1 से, सही बात है। तो इसका मतलब इस रेखा के उस तरफ वाला क्षेत्र लेंगे जिधर 0 0 स्थित है। 0 0 यहाँ पे स्थित है, तो इसका मतलब इसके नीचे वाला क्षेत्र लेंगे। देखो इसके नीचे वाला क्षेत्र अपन लेंगे। देखो ये लेंगे। देखो कोई भी बिंदु लेके देख सकते हैं। देखो सुविधा के लिए अपन 0 0 ले रहे हैं। देखो 0 0 अगर यहाँ पे रखते हैं तो इसको 0 0 को संतुष्ट कर रहा है। देखो तो वो क्षेत्र लेंगे जिधर 0 0 स्थित है। देखो अब यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो देखो 0 बड़ा होता है 3 से, सही बात नहीं है। देखो तो इसका मतलब ये 0 0 को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो 0 0 के विपरीत वाला क्षेत्र लेंगे, यानी इसके ऊपर वाला क्षेत्र लेंगे। देखो इसके ऊपर वाला क्षेत्र लेंगे। देखो अब देखो, देखिए इनमें कॉमन क्षेत्र कौन सा आ रहा है,
इसके नीचे का लेना है, इसके ऊपर का लेना है। देखो तो कोई भी यहाँ पे कॉमन क्षेत्र नहीं आ रहा है, कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं आ रहा। देखो और ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि इसका कोई सुसंगत हल नहीं है। देखो ये बात समझ रहे हो कि देखो ज्यादातर समांतर रेखाएं होंगी। देखो ऐसी स्थिति में समांतर रेखाएं, एक के नीचे का क्षेत्र है, एक के ऊपर का क्षेत्र। देखो दोनों समांतर रेखा, देखो दोनों समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं को पहचान सकते हो ना, A1/A2 बराबर B1/B2 कंडीशन होती है। तो समांतर रेखाएं हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो दो, एक के ऊपर का क्षेत्र लेना था, एक के नीचे का क्षेत्र लेना था। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है। देखो यहां अपन देख रहे हैं कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है। देखो कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है, सुसंगत क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब कोई सुसंगत हल नहीं आएगा फिर इसका। तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि इसका कोई सुसंगत हल नहीं है। देखो कोई सुसंगत हल नहीं है। देखो नो फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई सुसंगत हल नहीं है। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो तो ये 3-4 प्रकार अपन देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो सेकंड ग्रेड 2013 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से करते हैं अपन इसको। देखो सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इस एलपीपी से जेड का मान प्राप्त होता है। लिखो ये क्वेश्चन लिख लो पूरा। देखो जेड का मान प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है देखो केवल मिनिमम जेड, पहला ऑप्शन दे रखा था केवल मिनिमम जेड। सेकंड ऑप्शन दे रखा है केवल मैक्सिमम जेड। थर्ड है दोनों। फोर्थ है कोई नहीं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो असमीकाओं को समीकरण में बदलेंगे। देखो सबसे पहले असमीकाओं को समीकरण में अपन बदल रहे। देखो सबसे पहले असमीकाओं को समीकरण में बदलेंगे। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो कितना है मिनिमम जेड ये दे रखा है। देखो पहली असमीका अगर अपन देखें, देखो पहली असमीका को अपन देख रहे हैं। देखो x1 माइनस x2 बराबर 0 है। देखो यहां से आ रहा है x1 बराबर x2 आ रहा है। देखो पहली असमीका को समीकरण के रूप में लिखा है। देखो ऐसे ही दूसरी असमीका उसको अपन देख रहे हैं। देखो x1 माइनस 5x2 बराबर है कितना -5। ये देखो सबसे पहले असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिख लेंगे। देखो असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिख लेंगे। देखो अब इसके ऊपर दो बिंदु निकाल लो। देखो क्या बिंदु निकाल सकते हैं, x1 बराबर अगर 0 करेंगे तो x2 का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो x2 बराबर 0 करेंगे तो x1 का मान आ रहा है -5 आ रहा है। अब इनका डायग्राम अपन बनाते हैं। देखो अब इनका डायग्राम अपन बनाते हैं। देखो ये बात यहां तक सारे समझ रहे हो क्या? देखो देखिए असमीकाओं को मैंने समीकरण की फॉर्म में लिख लिया। देखो असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखा। देखो अब इनका डायग्राम अपन बना रहे हैं। देखो इधर अपन ले लेंगे x1 ले लेंगे, इधर अपन ले लेंगे x2 ले लेंगे। x1 ले लेंगे, इधर x2 ले लेंगे। देखो पैमाना देखो यहां अपन ये -5 और इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से बनाएंगे इसका, क्योंकि -5 भी आ रहा है इसलिए थोड़ा इधर बना लेते हैं। देखो यहां अपन ले लेंगे x1 ले लेंगे, इधर अपन x2 ले लेंगे। ये ले लेंगे
यहां मान लेते हैं देखो, सपोज अपन मान लेते हैं 2 मान लेते हैं देखो, ये बिंदु 2 मान लिया, इधर 4, इधर अपन ने 6 इस तरीके से मानना है देखो, इधर भी 2 4 6 इस तरीके से मानना है देखो, ये मानना है। पहली जो है समीकरण है उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा देखो, x1 बराबर x2 आ रहा है देखो, x1 बराबर x2 का ग्राफ कैसे बनेगा, x1 बराबर 0 करेंगे तो x2 बराबर भी 0 आएगा देखो, x1 बराबर 0 करेंगे x2 बराबर भी 0 आएगा देखो, x1 बराबर अगर 2 करेंगे तो x2 बराबर भी 2 आएगा देखो, ये बिंदु आएगा देखो, x1 बराबर 4 करेंगे तो x2 बराबर भी 4 आएगा, ये बिंदु आएगा देखो, ये बिंदु आएगा देखो। तो यहां से अपन देख सकते हैं इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा देखो, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा देखो, इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनेगा देखो, ये अपन देख सकते हैं। पहली जो है समीकरण उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा देखो, दूसरी है समीकरण को देखो क्या ग्राफ बनेगा देखो, x1 बराबर 0 x2 बराबर 1 आ रहा है देखो, x1 बराबर 0 x2 बराबर 1 यहां हो गया देखो, ये हो गया देखो, इतना आ जाएगा देखो, याद है कि बात सही, 1 आ रहा है देखो -5 0, x1 बराबर -5 कहां पे हो जाएगा, यहां देखो अपन मान लेते हैं -2 मान लेते हैं, यहां -4 मान लेते हैं, यहां -6 मान लेते हैं, तो -5 यहां पे आएगा देखो, -5 यहां पे आएगा देखो, x1 बराबर -5 x2 बराबर 0 देखो। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो देखो, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे देखो, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे देखो, इन दोनों बिंदुओं को मिला रहे हैं देखो, इन दोनों बिंदुओं को मिला रहे हैं देखो, ये आ गया देखो, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया देखो, ये देखो। पहली बात तो ये बात सारी समझ रहे हो कि यहां तक देखो, असमीकरणों को समीकरण में बदल के फिर अपन इनका ग्राफ बना लिया देखो। अब सारे इधर सुनेंगे देखो, 1 मिनट सुनना इधर। पहली जो असमीकरण है उसके किस तरफ का क्षेत्र लेना ये अपने को देखना देखो, पहली असमीकरण है उसके किस तरफ का क्षेत्र लेना वो अपने को देखना देखो, 1 मिनट सुनना, इधर सुनना देखो एक बार भाई। यहाँ अगर अपन यहाँ पे x1 बराबर 0 लेते हैं, x2 बराबर अगर 0 लेते हैं तो ये रेखा देखो 0 0 से गुजर रही है, उसे अपने को पता नहीं लगेगा देखो। तो कोई भी ऐसा बिंदु ले लो जिसकी स्थिति का अपने को पता है, मान लो यहाँ का एक बिंदु ले लिया मैंने, ये बिंदु ले लिया देखो, 4 0 ले लिया देखो, अब 4 0 उसमें रख के देखो देखो, अगर x1 की जगह अगर अपन 4 रखते हैं, इसके अंदर x2 की जगह 0 रखते हैं तो संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। x1 की जगह अगर 4 करेंगे, x2 की जगह 0 करेंगे तो 4 बड़ा होता है 0 से, सही बात है। तो इसका मतलब इस रेखा के उस तरफ वाला क्षेत्र ले लो जिधर 4 0 स्थित है देखो, इस रेखा के उस तरफ वाला क्षेत्र लेंगे जिधर 4 0 स्थित है, क्योंकि 4 0 को ये संतुष्ट कर रही है देखो, 4 0 को ये संतुष्ट कर रही है, तो इसका मतलब इस रेखा के नीचे वाला क्षेत्र लेंगे देखो, अपन इस रेखा के नीचे वाला क्षेत्र अपन ले लेंगे देखो, कोई भी बिंदु रख के देख लो अपनी इच्छा के अनुसार। अगर यहां वाला बिंदु रखते तो ये इसको संतुष्ट थोड़ी करती। x1 बराबर अगर मैं 0 रख देता उसमें देखो, x1 बराबर अगर मैं उसमें 0 रखता, x2 बराबर 4 रखता तो ये आता देखो। अब ये बात सही थोड़ी है, और ये बात सही नहीं है, तो इस रेखा के उस तरफ वाला क्षेत्र लेंगे जहां पे ये बिंदु स्थित नहीं है, तब भी अपन क्या करते हैं, नीचे वाला क्षेत्र लेते फिर देखो। तो अगर संतुष्ट करता है तब तो उस तरफ वाला क्षेत्र ले लो जिधर वो बिंदु स्थित है, और अगर संतुष्ट नहीं करता है तो उसके विपरीत वाला क्षेत्र ले लेंगे देखो। ऐसे ही यहाँ पे देखो दूसरी असमीकरण को अपन देखेंगे देखो, इसको देख रहे हैं देखो, अब इसमें 0 0 रख के देख लो, x1 बराबर 0 करेंगे, x2 बराबर 0 करेंगे तो 0 छोटा होता है -5 से, सही बात है क्या, सही बात नहीं है, तो इसका मतलब इसके विपरीत वाला क्षेत्र लेंगे देखो, 0 0 को ये संतुष्ट नहीं कर रही है देखो। x1 बराबर 0 करेंगे, x2 बराबर 0 करेंगे तो 0 छोटा होता है -5 से, ठीक बात नहीं है, तो इसका मतलब इस रेखा के उस तरफ वाला क्षेत्र लेंगे जिधर 0 0 स्थित नहीं है देखो, तो विपरीत वाला क्षेत्र लेंगे देखो, ये ऊपर वाला लेंगे देखो। अब दोनों में कॉमन क्षेत्र कौन सा आ रहा है देखो, दोनों में कॉमन क्षेत्र ये आ रहा है देखो, सब में अगर इससे ऊपर लेना ही है अपने को देखो, इन सब से तो ऊपर लेना ही है, इससे ऊपर लेंगे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, इधर भी लेंगे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये क्षेत्र देखो इसको कहेंगे सुसंगत क्षेत्र देखो, ये है सुसंगत क्षेत्र देखो। तो यहां अपन देख रहे हैं जो सुसंगत क्षेत्र आ रहा है वो क्या आ रहा है देखो, अप्रिबद्ध आ रहा है देखो, और अप्रिबद्ध आ रहा है तो इसके अंदर मैक्सिमम जेड अपन नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन मिनिमम जेड अपन ज्ञात कर सकते हैं देखो, उसको भी हालांकि चेक किया जाता है, आगे जरूरत नहीं है इतनी, सीधा आप देख लेना मिनिमम जेड ज्ञात कर सकते हैं देखो। सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र अप्रिबद्ध है देखो, अतः मैक्सिमम ये मिनिमम जेड ज्ञात किया जा सकता है देखो, मिनिमम जेड ज्ञात किया जा सकता है।
मिनिमम जेड ज्ञात किया जा सकता है। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, देखो फर्स्ट, केवल मिनिमम जेड अपन ज्ञात कर सकता है, परंतु मैक्सिमम जेड नहीं ज्ञात नहीं किया जा सकता, परंतु मैक्सिमम जेड ज्ञात नहीं किया जा सकता। मिनिमम जेड अपन ज्ञात कर सकते हैं, परंतु मैक्सिमम जेड अपन ज्ञात नहीं कर सकते, देखो ये अपन कह सकते हैं। ये बात समझ रहे हो क्या सारे यहां तक? एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, देखो अपन सेकेंड ग्रेड 2016 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो सेकेंड ग्रेड 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो सेकेंड ग्रेड 2016 के अंदर देखो ये क्वेश्चन दे रखा था, देखो z बराबर 5x प्लस 7y में x प्लस वाई ये लेस देन इक्वल टू 6 है, देखो तब z का मान प्राप्त होता है, z का मान प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो न्यूनतम, सेकंड ऑप्शन दे रखा है अधिकतम, थर्ड दे रखा है न्यूनतम या अधिकतम, न्यूनतम या अधिकतम, फोर्थ है दोनों। बनाओ इसका डायग्राम बनाओ, देखिए सारी डायग्राम बना के देखो कि क्या उत्तर आएगा, देखिए इसका सबसे पहले अगर अपन देखें तो देखो एस समीकरणों को समीकरण में बदलेंगे। पहली एस समीकरण दे रखी है अपने को x प्लस वाई बराबर 6 दे रखी है, देखो यहां से अगर बिंदु देखें तो 0 6 और 6 0 आएंगे, देखो सेकंड अपने को दे रखा है, देखो 2x प्लस 3y बराबर 3 ये दे रखा है, देखो तो यहां अगर बिंदु देखें तो x बराबर अगर अपन 0 लेंगे तो y बराबर 1 आ जाएगा, देखो y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आएगा 3/2। तीसरी है समीकरण अपने को दे रखी है, देखो x बराबर 3 और y बराबर 3 दे रखी है, देखो x बराबर 3 और y बराबर 3 दे रखा है, देखो ये दे रखा है, देखो ये ठीक है की बात है, यहां तक देखो। अब इसका डायग्राम अपन बना रहे हैं, देखो डायग्राम थोड़ा ध्यान से बनाना चाहिए, देखते ना है कि किस रेखा से कौन सा बिंदु से कहां से गुजरेगी, देखो ऐसे नहीं ऐसे ही रफ डायग्राम बना दिया। देखो यहां अपन ले रहे हैं, इधर अपन x ले रहे हैं, देखो इधर अपन y ले रहे हैं, देखो y ले रहे हैं, देखो यहां 6 तक की बात अपन कर रहे हैं तो 2 मान लेते हैं, देखो यहां अपन 2 मान लेते हैं, यहां अपन 4 मान लेते हैं, यहां 6 मान लेते हैं, देखो इधर भी अपन मान रहे हैं, देखो 2 मान रहे हैं, 4 मान रहे हैं, 6 मान रहे हैं, देखो 2 4 6 मान रहे हैं, देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो डायग्राम बनाओ, देखो पहली एस समीकरण उसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो x बराबर तो 0 है, y बराबर 6 है, देखो
x बराबर 0 है, y बराबर 6, ये बिंदु आएगा देखो। फिर x बराबर 6, y बराबर 0, ये बिंदु आ जाएगा देखो। दोनों बिंदुओं को मिला देंगे देखो, दोनों बिंदुओं को मिला दिया देखो, ये आएगा देखो। ऐसे ही अगर अपन देखें 0 1 और 3, 0 1 का मतलब ये बिंदु हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा। 3/2 का मतलब 1.5 लगभग यहाँ पे आएगा देखो। दोनों बिंदुओं को मिला देंगे देखो, ये दूसरी असमीका हो जाएगी देखो। x बराबर 3 कहाँ पे आएगा देखो, यहाँ आएगा x बराबर 3। x बराबर 3 यहाँ पे आएगा देखो, ये x बराबर 3 आ गया देखो, x बराबर 3 आ गया देखो। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना है देखो, सारे इधर सुनेंगे। y बराबर 3 का डायग्राम ऐसे नहीं कि यहाँ से बना दिया देखो, आप थोड़ा इस बिंदु को देखो, इस बिंदु से अपने को पता लगेगा कि इसका ग्राफ नीचे से गुजरेगा, ऊपर से गुजरेगा या इसके अंदर से गुजरेगा। ये हमेशा थोड़ा आइडिया लगाना है, क्योंकि कच्चा ग्राफ अपन बना रहे हैं यहाँ पे। y बराबर 3 देखो, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु अगर मैं निकालता हूं, ये x बराबर 3 है देखो, ये हमेशा ध्यान रखना भाई। यहाँ देखो अपन बात कर रहे हैं, ये x बराबर 3 है देखो, ये तो x बराबर 3 है, और ये जो रेखा है वो कितनी है, x प्लस वाई बराबर 6 देखो, ये देखो। x बराबर 3 यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर भी कितना आएगा, 3। तो ये जो बिंदु है वो 3 3 है देखो, यहाँ x का मान भी 3 है, y का मान भी 3 है देखो। तो y बराबर 3 वाली जो रेखा है वो इस बिंदु से गुजरेगी देखो, y बराबर 3 वाली जो रेखा होगी वो इस बिंदु से गुजरेगी, ये ध्यान रखना देखो। y बराबर 3 वाली जो रेखा होगी वो इस बिंदु से गुजरेगी देखो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया देखो, ये हो गया। ये ध्यान रखना है देखो, हमेशा थोड़ा आइडिया पता लगेगा अपने को कि जैसे 2 ही रेखा थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ ज्यादा रेखा है तब अपने को देखना पड़ेगा ये बात। x बराबर 3 देखो, ये जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे वहां पे y बराबर 3 है, तो y बराबर 3 का जो ग्राफ है वो इससे गुजरेगा देखो, y बराबर 3 का ग्राफ इससे गुजरेगा देखो, ये अपन देख सकते हैं देखो। ज्यादा रेखाएं हो तब अपने को ध्यान देना देखो, y बराबर 3 का ग्राफ यहां से गुजरेगा देखो। ये y बराबर 3 की रेखा है देखो, ये तो क्लियर सी बात है, y बराबर 3 यहां से जाएगा देखो, ये बात ठीक है। यहां तक अब सारे इधर सुनेंगे देखो। इसका अपन देख रहे हैं इस रेखा के किस तरफ का क्षेत्र लेना देखो, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है, इसका मतलब नीचे का, इसके नीचे का क्षेत्र लेना देखो। ये ग्रेटर देन है तो इसका ऊपर का, इसके ऊपर का क्षेत्र लेना देखो। 0 0 रख के देख लेंगे अपन। यहां देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब कौन सा लेना पड़ेगा, 0 रख के देख लो। 0 को संतुष्ट थोड़ी कर रहा है, 0 को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो जिधर 0 है वो नहीं लेना है, उसके विपरीत वाला लेना देखो, क्योंकि 0 को ये संतुष्ट ही नहीं कर रहा है, विपरीत वाला लेंगे देखो। ऐसे ही y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, y बराबर 0 रखेंगे, संतुष्ट नहीं हो रहा है तो विपरीत वाला लेंगे अपन, ये क्षेत्र लेंगे देखो, विपरीत क्षेत्र लेंगे देखो, ये लेंगे देखो। अब देखो देखिए, अब इसका सुसंगत क्षेत्र कौन सा आ रहा है, कॉमन सब में कॉमन क्षेत्र कौन सा आ रहा है देखो देखिए, कौन सा आ रहा है सब में कॉमन क्षेत्र, सब में कॉमन क्षेत्र एक बिंदु आ रहा है देखो, ये बिंदु आ रहा है देखो, ये बिंदु सब में कॉमन है देखो। अगर इस बिंदु की बात करें तो इस रेखा के ऊपर भी स्थित है, इस रेखा की, इस रेखा और इससे नीचे का क्षेत्र तो लेंगे, बराबर भी तो है, यहाँ पर बराबर है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 6 तो लेंगे अपन, ये रेखा भी लेंगे और इसके नीचे का क्षेत्र लेंगे। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब है x प्लस वाई बराबर 6 भी लेंगे और इसका नीचे का भी लेंगे देखो, ये लेंगे देखो। इस रेखा से ऊपर का लेंगे तो ये ऊपर तक हो ही गया देखो, इस रेखा से देखो, इस रेखा से ऊपर का लेंगे तो इसके ऊपर का भी लेंगे और इस रेखा को भी शामिल करेंगे देखो अपन। ऐसे इस रेखा की अगर अपन बात करें तो इस रेखा को भी लेंगे और इसके इधर वाला क्षेत्र भी लेंगे देखो। तो ये बिंदु सब में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जो बिंदु है इस बिंदु को अपन सपोज ए कह देते हैं, ये बिंदु सब के अंदर कॉमन है देखो, सुसंगत क्षेत्र है उसके अंदर एक बिंदु आ रहा है देखो, यहाँ पर ये अपन देख रहे हैं देखो, सुसंगत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु आ रहा है देखो, और एक बिंदु आ रहा है तो एक बिंदु पे या तो अपन जेड का न्यूनतम मान निकाल सकते हैं या जेड का अधिकतम मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर रहेगा वो ये रहेगा न्यूनतम या अधिकतम। जो सुसंगत क्षेत्र आ रहा है उसके अंदर एक बिंदु आ रहा है, ये बात सही है या नहीं, एक बिंदु तो सब में कॉमन आ रहा है देखो, यहाँ पर एक बिंदु सबके अंदर कॉमन आ रहा है देखो, तो ये बात यहाँ पे लिखेंगे देखो। सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र में एक बिंदु ए प्राप्त हो रहा है देखो। अब एक बिंदु है तो इसके ऊपर ये तो है नहीं कि मिनिमम भी निकाल लें ये मैक्सिमम भी निकाल लें देखो, एक मान आ सकता है देखो। अतः ए पर मिनिमम या मैक्सिमम मान प्राप्त किया जा सकता है देखो, मिनिमम या मैक्सिमम मान प्राप्त किया जा सकता है।
इसके ऊपर जो मान आएगा वो चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, एक मान होगा। तो यहाँ पे जो उत्तर सही था वो ये था, थर्ड ऑप्शन सही था, देखो न्यूनतम या अधिकतम। तो ये सारे केस थोड़े ध्यान में रखने हैं। देखो एक ही बिंदु प्राप्त हो रहा है तो उसके ऊपर अपन न्यूनतम या अधिकतम एक मान प्राप्त कर सकते हैं। देखो एक अगर पूरी रेखा प्राप्त होती तब अपन कहते हैं कि इसके अनंत दल होंगे। देखो अगर जो क्षेत्र है वो अगर अपरिबद्ध होता है तो अपन ये कहते हैं कि मैक्सिमम जेड अपन नहीं ज्ञात कर सकते, मिनिमम जेड ज्ञात कर सकते हैं। देखो अगर कोई भी क्षेत्र कॉमन नहीं आता तो अपन कहते हैं कि इस एलपीपी का कोई सुसंगत हल नहीं है। देखो कोई भी सुसंगत हल नहीं होगा। देखो और एक दो क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो z बराबर ये दे रखा है x माइनस वाई। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, देखो अधिकतम ज्ञात किया जा सकता है, अधिकतम ज्ञात किया जा सकता है। मिनिमम ज्ञात किया जा सकता है यानी न्यूनतम ज्ञात किया जा सकता है। न्यूनतम ज्ञात किया जा सकता है। थर्ड है, देखो कोई सुसंगत हल नहीं है। कोई सुसंगत या ऑप्शन में इष्टतम भी दे सकते हैं। देखो हल नहीं है। देखो अब यहां पे यही ऑप्शन ऐसे भी लिखे हुए हो सकते हैं। देखो तो यहां पे ये कह देंगे कि इस एलपीपी का अपरिबद्ध हल है। मान लो ये कह देंगे कि अपरिबद्ध हल है इस एलपीपी का। सेकंड ये कह दिया मान लो कि अद्वितीय इष्टतम हल है, अद्वितीय इष्टतम हल है। वैकल्पिक इष्टतम हल है। फोर्थ ये दे दिया, देखो कोई सुसंगत हल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहां देखो। देखो कोई सुसंगत हल नहीं है। देखो कोई सुसंगत हल नहीं है। देखो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर। देखो देखिए सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के देखो। देखिए थोड़ा जल्दी लिख के बनाओ इसका ग्राफ में, बहुत टाइम लगा रहे हो, धीरे धीरे लिख रहे हो आराम से। बिल्कुल आसानी से अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं। देखो सबसे पहले समीकरणों को अपन समीकरण में चेंज कर लेंगे। यहां अगर अपन देखें तो ये आ रहा है, देखो x माइनस वाई बराबर -1 आ रहा है। दो बिंदु निकाल लेंगे, x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर 1 आएगा, y बराबर 0 करेंगे x बराबर -1 आएगा। यहां अगर अपन देखें तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं x बराबर y लिख सकते हैं, x बराबर y लिख सकते हैं, ये अपन देख सकते हैं। इन दोनों असमीकरणों को मैंने समीकरण में चेंज कर लिया। देखो x माइनस वाई बराबर -1 आ गया, वहां से दो बिंदु निकाल लिए। देखो
एक आ रहा है x बराबर y आ रहा है, देखो x बराबर y आ रहा है। अब इसका डायग्राम अपन बना देते हैं। यहाँ छोटे छोटे मान आ रहे हैं, देखो इसको 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं। देखो इधर 1 2 3 ये ले रहे हैं, देखो ये ले रहे हैं। इधर अपन ने मान लिया x मान लिया, इधर अपन ने मान लिया y मान लिया, ये मान लिया। कैसा डायग्राम बनेगा इनका बताओ, देखिए बनाना चाहिए ये डायग्राम, सबको बनाना चाहिए। देखो x बराबर अगर 0 लेंगे y बराबर आएगा 1, x बराबर 0 y बराबर 1 यहां पे आएगा। देखो फिर x बराबर -1 है, -1 यहां मान लेते हैं। देखो तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अपन इस तरीके से कह सकते हैं। देखो ये रेखा आएगी। देखो x बराबर y की रेखा अपन जानते हैं। देखो x बराबर y की रेखा मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा हो जाएगी। देखो ये हो जाएगी। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के देख लो, भाई प्रतिच्छेद करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी अपने को पता लग जाएगा। 1 मिनट सुनना, इधर सुनना। देखो दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल सकते होगे यहाँ पे। भाई कच्चा ग्राफ बना रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों रेखाएं आगे जाके टच करेंगी कि नहीं करेंगी, वो अगर अपने को देखना है तो यहाँ से प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लो। x बराबर y रखेंगे, निकाल सकते हो क्या प्रतिच्छेदन बिंदु? नहीं निकलेगा, दोनों रेखाएं सेम ही तो होगी, समांतर हैं। भाई दोनों रेखाएं समांतर रेखा, देखो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं, इसलिए कहीं भी जाके मिलेंगी नहीं। देखो कहीं भी जाके नहीं मिलेंगी, ये अपन कह सकते हैं। देखो समांतर रेखाएं हैं, देखो पैरेलल लाइन है, दोनों समांतर रेखा है। देखो तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि दोनों रेखा मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, वो थोड़ा देख लेंगे अपन। अब यहाँ पे अगर अपन x की जगह 0 करें, y की जगह 0 करें, 0 छोटा होता है -1 से, सही बात है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इसके विपरीत वाला क्षेत्र लेंगे। देखो इसके ऊपर वाला क्षेत्र अपन लेंगे। देखो ये लेंगे। देखो दूसरा अपने को दे रखा है, देखो -x + y > 0 दे रखा है। तो इस रेखा के किधर वाला क्षेत्र लेना है? कोई भी बिंदु रख के देख लो, 2 रख के देख लो। वहां पर x की जगह अगर 2 करते हैं, y की जगह 0 करते हैं तो कितना आएगा? x की जगह 2 करेंगे, y की जगह 0 करेंगे, -2 बड़ा होता है 0 से, -2 बड़ा होता है 0 से, सही बात है क्या? नहीं है तो इसका मतलब इसके भी ऊपर वाला क्षेत्र लेंगे। देखो इसके भी ऊपर, मैंने सही तो लिखा, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, ये गलत लिखा था। ये <= 0 कर देना, ये वो ऑप्शन चेंज कर लेना। ये जो ऑप्शन लिखे हैं वो उसके अकॉर्डिंग लिखे हैं, बाकी उससे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये क्षेत्र कॉमन आ जाता। लेकिन जो अपने ऑप्शन लिखे हैं वो इसके अकॉर्डिंग लिखे हैं। जो ऑप्शन लिखना चाह रहे थे वो इसके अकॉर्डिंग लिखना चाह रहे थे, -x + y <= 0। देखो अब अगर > 0 होता, सुनना इधर सुनना, देखो -x + y > 0 होता तब ये क्षेत्र आ जाता। देखो और ये क्षेत्र आ जाता तो फिर ये अपरिबद्ध क्षेत्र हो जाता। देखो अपरिबद्ध क्षेत्र होता तो इसमें मिनिमम z अपन निकाल सकते थे, लेकिन मैक्सिमम z नहीं निकाल सकते थे। देखो ये बात समझ रहे हो कि देखो मिनिमम z अपन ज्ञात कर सकते थे, मिनिमम z इस बिंदु पे आ जाता अगर वो अपन लिखते थे। लेकिन जो ऑप्शन लिखे थे मैंने उसके अकॉर्डिंग देखे थे। तो -x + y <= 0 कर लेना, इसका मतलब नीचे का क्षेत्र आएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं आ रहा। देखो कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है। देखो कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है। देखो और कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब इसका कोई इष्टतम हल नहीं होगा। देखो कोई सुसंगत हल नहीं आएगा। देखो कोई सुसंगत हल नहीं होगा। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो ऑप्शन देखो इसके अंदर 4th सही है। देखो यहां अगर अपन देखें तो यहां भी 4th, ये 3rd ऑप्शन सही है। देखो ये अपन देख सकते हैं। तो समांतर रेखाएं बनती हैं और उनके बीच का अगर कोई क्षेत्र है वो कॉमन नहीं आ रहा हो, तब अपन कहेंगे कि कोई भी सुसंगत हल नहीं होगा। देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो ना। देखो 3-4 केस अपन ने देखे हैं। देखो अपरिबद्ध क्षेत्र है तो उसमें मिनिमम z अपन निकाल सकते हैं। देखो अपरिबद्ध क्षेत्र में मिनिमम z कैसे निकालोगे? अपरिबद्ध क्षेत्र का मतलब ये क्षेत्र कॉमन आ जाता। देखो तब अपन इस बहुभुज के ये कोणे निकाल लेते। देखो केवल एक कोणा बनता, ये कोणा बनता। देखो अब इसके ऊपर जो z का मान होता है वही मिनिमम z हो जाता। फिर देखो ये बात समझ रहे हो कि इस बिंदु पे अपन z का मान निकाल लेते, वही क्या होता, z का मिनिमम मान होता। फिर देखो अगर अपरिबद्ध क्षेत्र बनता तब, अपरिबद्ध क्षेत्र बनता तब इस बिंदु पे अपन जो z का मान आता वही मिनिमम z होता। एक क्वेश्चन करूंगा मैं ऐसा। एक क्वेश्चन लिख लो, देखो कर लेते हैं जल्दी से अपन ऐसा।
ये पूछा गया देखो मिनिमम जेड, मिनिमम जेड बराबर ये दे रखा है देखो 3x प्लस 8y दे रखा है, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है 3 दे रखा है, ऐसे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देख का इष्टतम हल पूछा गया, देख का इष्टतम हल पूछा गया, देख इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछा गया, देख इसका इष्टतम हल पूछा गया, देखो जल्दी से अपन करके देखते हैं, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। आप ये क्वेश्चन खुद करके देखो, देखिए सबसे पहले ऐसे समीकरणों को समीकरण में बदलो, ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करने चाहिए भाई आपको खुद को ही। सबसे पहले ऐसे समीकरणों को समीकरण में बदलेंगे, देखो x प्लस 3y बराबर है देखो 3, x बराबर अगर 0 करेंगे y बराबर 1 आएगा, देखो y बराबर 0 करेंगे x बराबर 3 आएगा, देखो ये अपन देख सकते हैं। ऐसे x प्लस वाई बराबर 2 है, देखो x बराबर अगर अपन 0 करेंगे y बराबर कितना आएगा 2 आएगा, देखो y बराबर 0 करेंगे x बराबर 2 आएगा, देखो ये देखो डायग्राम बना लेंगे, देखो इसका ये अपन इधर x एक्सिस ले रहे हैं, इधर y ले रहे हैं, देखो यहां अपन देखें तो देखो 3 2 ये आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो अपन मान लेते हैं 1 2 3 ही मान लेते हैं, देखो यहाँ 1 मान लिया, यहाँ 2 मान लिया, यहाँ 3 मान लिया, देखो इधर भी 1 2 3 अपन ये मान रहे हैं, देखो 1 2 3 मान रहे हैं, देखो ये अपन देख रहे हैं, देखो पहला बिंदु क्या आ रहा है, देखो यहां पे अगर अपन देखें तो देखो x बराबर 0 y बराबर 1 यहां पे आ जाएगा, देखो फिर x बराबर 3 y बराबर 0 यहां पे आ जाएगा, देखो दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, देखो पहली ऐ समीका ये आ रही है, देखो पहली ऐ समीका ये आ रही है, देखो ये बात क्लियर है कि देखो देखिए दूसरा अपन देख रहे हैं x बराबर 0 y बराबर 2 कहां पे हो जाएगा, यहां पे, देखो सही है नहीं यहां तक। फिर यहां पे 2 0 आ रहा है, 2 0 ये हो जाएगा, देखो दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, देखो दोनों बिंदुओं को मिला दिया, देखो अब इस रेखा के किस तरफ वाला क्षेत्र लेना है अपने को वो देखना, देखो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है तो सीधी सी बात है ऊपर का क्षेत्र अपने को लेना होता है, देखो तो पहली जो रेखा है इसके भी ऊपर का क्षेत्र लेंगे, देखो अपन इसके ऊपर का क्षेत्र लेंगे, देखो ऐसे इस रेखा के भी ऊपर का क्षेत्र लेंगे, देखो इन सभी रेखाओं के ऊपर का क्षेत्र अपन लेंगे, देखो ऐसे x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इससे इधर आएगा, देखो इससे इधर आएगा, देखो y का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इससे भी ऊपर लेंगे, देखो इससे भी ऊपर लेंगे, देखो जो सब में कॉमन है वो वहां कौन सा हो गया, देखो सब में कॉमन है ये क्षेत्र हो गया, देखो सब में कॉमन है ये क्षेत्र हो गया, देखो ये आ गया, देखो अपरिबद्ध क्षेत्र आ रहा है, देखो अपरिबद्ध क्षेत्र आ रहा है, देखो यहां मैक्सिमम जेड अगर पूछा जाता तो अपना उत्तर होता है कि कोई इष्टतम हल नहीं है, देखो अगर मैक्सिमम जेड पूछा जाता तो उत्तर आ जाता कोई इष्टतम हल नहीं है, देखो लेकिन मिनिमम जेड यहां पूछा गया, देखो अपने को तो जेड का मिनिमम मान अपन निकाल सकते हैं, जेड का मिनिमम मान इन सारे बिंदुओं पे निकाल लेंगे, देखो ये सारे बिंदु अपन देखेंगे, देखो इसको मैंने कह दिया ए बिंदु कह दिया, देखो इसको मैंने बी बिंदु कह दिया, देखो इसको सी बिंदु कह दिया, देखो ऐसा बहुभुज बन जाएगा, देखो ये इस तरीके से बहुभुज तो क्या इस टाइप का क्षेत्र बनेगा, देखो इस टाइप का क्षेत्र बनेगा, देखो ये क्षेत्र बनेगा, देखो ये क्षेत्र बन रहा है, देखो ये बनेगा, देखो ये बन रहा है, देखो ये क्षेत्र बनेगा, देखो अब इन सारे बिंदुओं के मान निकालो, देखो ए बी सी इनके मान निकाल लेंगे, देखो ए बिंदु का मान निकाल लेंगे, बी बिंदु का मान निकाल लेंगे, सी का निकाल लेंगे, देखो इनका मान निकालेंगे, देखो ए बिंदु कितना आ जाएगा
ए बिंदु के कोऑर्डिनेट देखें तो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, देखो 0 2। बी बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, यहां से प्रतिच्छेद बिंदु निकाल रहे हैं, देखो इसमें से इसको घटाएंगे, इधर 2y आएगा देखो, और इधर 1, यानी y बराबर 1/2 आ जाएगा। देखो y बराबर 1/2 इसमें रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3/2, इतना ही आएगा ना, 3/2 और 1/2 आ जाएगा। फिर सी बिंदु अपन देख रहे हैं, सी बिंदु कितना आ जाएगा, देखो सी बिंदु 3 0 हो जाएगा। देखो अब इन सब पे z का मान निकाल लेंगे, देखो इन सब पे z का मान निकाल लेंगे, देखो ये निकाल लेंगे, इन सभी बिंदुओं पे z का मान निकाल लेंगे। देखो कितना आ जाएगा, देखो इस बिंदु पे अगर देखें तो z का मान कितना आएगा, x बराबर 0, y बराबर 2 रख देंगे 16। देखो इस बिंदु को अगर अपन यहां पे रखेंगे तो कितना बन जाएगा, 9/2 प्लस हो जाएगा 8/2, यानी 17/2 हो जाएगा। देखो इस बिंदु पे अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो मिनिमम कौन सा हो गया, कौन सा हो जाएगा मिनिमम, ये हो जाएगा। तो इष्टतम ये आ गया। देखो इष्टतम अगर लिखा जाए तो लास्ट में उत्तर ये लिखा जाएगा, देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये आ गया। देखो इष्टतम हो जाएगा x बराबर 3/2, y बराबर 1/2, और z का मान हो जाएगा 17/2। आगे और भी चेक किया जाता है, लेकिन यहां सही है, ये z का मान आ जाएगा। देखो z का मिनिमम मान आ जाएगा, मैक्सिमम z यहां ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो मैक्सिमम z अपन यहां ज्ञात नहीं कर सकते थे। क्षेत्र अपरिबद्ध है, अतः मैक्सिमम z ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये अपन देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है, देखो बताना, देखें आप लोग। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि किसी एलपीपी में यदि किसी एलपीपी में सुसंगत अलों का समुच्चय, सुसंगत अलों का समुच्चय रिक्त समुच्चय हो, तो एलपीपी का हल होगा यदि किसी एलपीपी में सुसंगत अलों का समुच्चय रिक्त समुच्चय हो तो एलपीपी का हल होगा। पहला ऑप्शन है देखो इष्टतम, सेकंड ऑप्शन है अनंत, थर्ड ऑप्शन है अपरिबद्ध अनबाउंडेड, फोर्थ है कोई हल नहीं। थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे भाई ये क्वेश्चन, आप लोग लिखो, देखें थोड़ा जल्दी। पहले ये लिखवा चुके हैं, जब अपने पिछली क्लास लास्ट क्लास ली थी उसमें ये बात लिखवा चुके हैं। कौन सा उत्तर आएगा, अपन ये बात जानते हैं, अगर सुसंगत हल एलपीपी का जो इष्टतम हल है वो कहां पे प्राप्त होता है, सुसंगत हल पे प्राप्त होता है। अब सुसंगत हलों का समुच्चय रिक्त है, देखो यानी कोई सुसंगत हल ही नहीं है, तो फिर इष्टतम हल कहां से आएगा उसका, तो कोई हल नहीं आएगा इसका। देखो कोई हल नहीं आएगा, पीछे ये बात लिखवाई थी वहां पर, देखो लास्ट क्लास में ये बात अपने लिखी थी। देखो दोबारा लिख देते हैं, देखो चूंकि एलपीपी का इष्टतम हल ऑप्टिमल सॉल्यूशन सुसंगत हल पर प्राप्त होता है, ये बात मैंने नोट लगवा के लिखवाई हुई है बात वहां पर। देखो एलपीपी का इष्टतम हल सुसंगत हल पर प्राप्त होता है। परंतु यहां कोई सुसंगत हल नहीं है। देखो
कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। देखो इसका मतलब एलपीपी का कोई हल नहीं होगा। देखो एलपीपी का कोई हल नहीं होगा। एलपीपी का जो इस्तेमाल आएगा वो हमेशा सुसंगत हल पे आएगा, फिजिबल सॉल्यूशन पे आएगा। देखो अब यहां आपने को ये दे रखा है कि सुसंगत हलों का समुच्चय रिक्त है, यानी कोई सुसंगत हल नहीं है, और कोई सुसंगत हल नहीं है तो इसका मतलब इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। फिर ऐसे देखो एक क्वेश्चन और है, रेखिक प्रोग्रामन समस्या। रेखिक प्रोग्रामन समस्या का उद्देश्य फलन है रेखिक प्रोग्रामन समस्या का उद्देश्य फलन है। पहला ऑप्शन दे रखा है देखो एक प्रतिबंध, सेकंड ऑप्शन दे रखा है चरों के बीच संबंध, चरों के बीच संबंध, थर्ड ऑप्शन दे रखा है अनुकूलतम हल। अनुकूलतम हल निकालने का फलन। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है यहां पे? थर्ड ऑप्शन सही है। देखो उद्देश्य फलन क्या होता है वो पूछा गया। देखो फिर उद्देश्य फलन एक प्रतिबंध भी नहीं होता है, चरों के बीच में कोई सिंपल संबंध भी नहीं होता है। उद्देश्य फलन क्या होता है? अनुकूलतम हल निकालने का एक फलन होता है। देखो उसके अंदर उद्देश्य फलन को इस तरीके से लिखा जाता है। देखो इष्टतम जेड लिखते हैं, यहां लिखेंगे अपन इष्टतम जेड, ऑप्टिमाइज जेड। यहां आता है मान लो C1x1 आ रहा है प्लस C2x2 आ रहा है, इस तरीके से उद्देश्य फलन लिखा जाता है। देखो पहले अपने बात की थी। देखो यानी जेड का इष्टतम हल निकालने का एक प्रतिबंध है। देखो एक फलन है। देखो जेड का ऑप्टिमल मान निकालने का यानी अनुकूलतम मान निकालने का एक फलन है। देखो ये अपन कह सकते हैं। इससे अपने को जेड का इस्तेमाल हल प्राप्त होता है, यानी जेड का अनुकूलतम हल प्राप्त होता है। देखो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जैसे मान लो अगर कोई चीज अपन कोई बात कर रहे थे, देखो अगर लागत फलन है तब यहाँ पे अपन लिखते हैं देखो मिनिमम, अगर लाभ फलन है तब यहाँ पे अपन लिखते हैं मैक्सिमम। तो इससे अपन जेड का मिनिमम या मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं। देखो यानी जो अपना उद्देश्य है उसका मिनिमम या मैक्सिमम मान अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखो तो ये अनुकूलतम हल निकालने का एक फलन हो जाएगा। देखो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। देखो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। देखो तो ये अपन बात कर रहे थे देखो एलपीपी को ग्राफीय विधि से अपन कैसे हल कर सकते हैं। देखो एलपीपी को ग्राफीय विधि से हल करने का अपन तरीका देख रहे थे। देखो